ओके, तो यहाँ पर किसी को पता है कि कंप्रेसर क्या होता है? इमरान, आपको पता है? हाँ सर। हितेश, आपको पता है? जी भैया। पता है। दीप, आपको भी पता है? यस। राहुल, आपको पता है? आई गेस राहुल है नहीं यहाँ। ठीक है, तो कंप्रेसर मोस्टली सबको पता है। कोई कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन? कोई भी एक्सप्लेन कर लो। हाँ, हितेश बताइए। कंप्रेशन का सर वही कि जब वोकल अनइवन होती है, जैसे किसी रिकॉर्डिंग्स में अनइवन वोकल्स रिकॉर्ड हो जाती हैं, राइट? तो उन्हें इवन करने के लिए वो वोकल टोन को बैलेंस करती है विद थ्रेशोल्ड रेशियो एंड अटैक एंड रिलीज, राइट? करेक्ट। तो तो इसको और इजी समझेंगे तो एग्जाम्पल के साथ देखें। ऑब्वियस सी बात है, गाना तो बहुत अलग बात है। हम बोलते वक्त भी सेम वॉल्यूम में नहीं बोल पाते हैं ना, हमारी वॉल्यूम ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगी, राइट? तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हर चीज लेवलिंग की होती है, राइट? हर चीज वॉल्यूम बैलेंस होता है मिक्सिंग में। कैसे? इसको कोई कोई और रिकैप करना चाहेगा? मैं रिकैप करूं कि कैसे मिक्सिंग में हर चीज वॉल्यूम होती है? चलो मैं रिकैप करता हूँ। ठीक है, तो कैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टेज वन जो सबसे बेसिक इंटरमीडिएट लेवल होता है कोई भी चीज़ की, जैसे दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार है, वोकल है, कोई भी चीज़ जो आपको कम लग रहा है उसकी आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, राइट? तो एक लेमैन पर्सन यही करेगा, गिटार की वॉल्यूम कम कर देगा, वोकल्स की वॉल्यूम बढ़ा देगा, राइट? फिर इसका नेक्स्ट स्टेज हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने से ही मतलब बेटर है कि हम EQ कर ले। तो अब वोकल्स में भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, गिटार में भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी हर जगह क्लैश नहीं करेंगी। कुछ जगह पे वो फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, गिटार में भी वहीं पर होंगी और वोकल्स में भी वहीं पर होंगी। तो उस जगह पे हम गिटार में से फ्रीक्वेंसीज कम कर देंगे। क्लियर? तो हम पूरे के पूरे गिटार की वॉल्यूम कम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसीज कम कर देते हैं। तो हमारा पहला टूल हमारे यहाँ काम आ गया था, EQ काम आ गया, राइट? तो पहले हम वॉल्यूम कम करते थे, अब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम मत करो, थोड़ा सा उसको स्पेस देने के लिए EQ यूज़ करो, जिससे गिटार थोड़ा सा पीछे हो जाए और वोकल थोड़े से फॉरवर्ड आ जाए, सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पर दोनों क्लैश करते हैं, राइट? क्योंकि वो पूरे स्पेक्ट्रम में नहीं क्लैश करेंगे, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही क्लैश करेंगे। इसको हम और एडवांस ले गए थे मिड साइड EQ से, और हमने डिस्कस किया था क्योंकि वोकल मोस्टली सेंटर होते हैं, तो हम मिड साइड EQ से सिर्फ सेंटर में से कुछ फ्रीक्वेंसीज कम करेंगे गिटार की, जिससे गिटार में साइड्स में मतलब स्टीरियो विड्थ में वो फ्रीक्वेंसी स्टिल हो, सिर्फ सेंटर में से फ्रीक्वेंसीज कम हो और उस वजह से वोकल फॉरवर्ड लगे, राइट? अब तक हमने ये डिस्कस किया था। क्लियर? सबको समझ है यहाँ तक? यस। है ना? तो ये बेसिक्स था कि हमने वही। अच्छा, रोहन आप भी रोहन सर। इंद्र ना? हाँ जी सर। जी हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है, तो थोड़ा ये लेट हो सब, गया सर, ठीक है सर, सॉरी ये सर। सब, लेट हो हाँ, गया थोड़ा। कोई नहीं, नो इश्यू। तो ये सब आपको क्लियर है यहाँ तक, राइट? सबको पता है, इतना आइडिया है। तो अब क्या है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि चलो ठीक है, हमने EQ आउट कर लिया चीज़ों को, जो भी जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी क्लैश हो रही थी EQ कर ली। अब हम क्या करेंगे? अब सपोज ऐसी एक सिनेरियो है जहाँ पर वोकल्स आपके अनइवन है, राइट? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, हम बोलते वक्त भी सेम वॉल्यूम में नहीं बोल पाते, तो गाते वक्त तो बहुत डिफरेंस आता है हमारी वॉल्यूम में। अब एक स्पेसिफिक सेक्शन में सिंगर ने थोड़ा तेज गाया है और वहीं पर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स थोड़े से धीरे गाए हैं। तो अब क्या होगा? हमने डिस्कस किया वॉल्यूम बैलेंस, राइट? अब हम वॉल्यूम बैलेंस करने जाएंगे, तो मैंने वोकल्स का वॉल्यूम इतना रखा है कि वो म्यूजिक से लाउड लगे, ठीक है? लेकिन अब वहीं पर जब हम उसको सुनेंगे, कुछ वर्ड्स जो मैंने कहा थोड़े से क्वाइट थे, वो वर्ड्स म्यूजिक से दब जाएंगे, राइट? अब अगर हम कोशिश करें कि उनको भी म्यूजिक के ऊपर ले आए, तो अब क्या होगा? जो बाकी पार्ट्स थे वो ज्यादा लाउड लगेंगे, राइट? तो अभी तक आप क्लियर समझ आई ना? अभी तक हम वॉल्यूम बैलेंस तो कर रहे थे और हम EQ भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हर चीज बैलेंस्ड थी, राइट? हर चीज सेम वॉल्यूम में थी। जैसे हमने कंप्यूटर से म्यूजिक प्रोग्राम करा है, जैसे हमने सिंथेसाइजर यूज किया है, ड्रम्स प्रोग्राम करें, उनकी वॉल्यूम कंसिस्टेंट रहती है, राइट? तो इसलिए अभी तक दिक्कत नहीं आई ये वाली। करेक्ट? जो भी हमें ऊपर रखना था उसको हमने लाउड कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, जो भी पीछे रखना था उसकी वॉल्यूम कम कर दी, कहीं पर दो चीजें क्लैश हो रही थी तो EQ कर दिया। लेकिन अब न्यू प्रॉब्लम अराइज हुई है कि अगर साउंड ही बैलेंस नहीं है, कभी लाउड है कभी क्वाइट है,
तो इस सिचुएशन में अब हम अपना तीसरा टूल, वैसे तो दूसरा ही है, पहला क्योंकि EQ था, दूसरा अब कंप्रेसर, इस टूल को यूज करेंगे। ठीक है, तो कंप्रेसर का काम क्या है, सिंपल, कुछ जगह पे लाउड वॉल्यूम है, कुछ जगह पे क्वाइट वॉल्यूम है, उन दोनों को, जैसे लाउड क्वाइट दोनों को पास में लाना, ये कंप्रेसर का काम है। ठीक है, अब किस तरीके से यूज करते हो वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप कितना ज़्यादा कंप्रेशन कर रहे हो। मोस्ट केसेस में बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना पड़ता, बट कुछ केसेस में बहुत लोग थोड़ा सा ओवर कंप्रेस और एकदम टाइट भी रखते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर, राइट। तो जहाँ पर देखो जो मैंने अभी बात बोली वही एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर हम एडलिब्स को देखेंगे तो आप देख सकते हो, यहाँ एक स्पेसिफिक एडलिब है कि इधर देखो कितना डिफरेंस है हमारे वोकल्स के उसमें, एम्पलीट्यूड में, राइट। कुछ जगह पे ज़्यादा लाउड है, कुछ जगह पे क्वाइट है। क्लियर, समझ आ गया कंप्रेशन क्या होता है, मतलब कंप्रेशन से हम क्या करते हैं, अब हम समझेंगे कंप्रेसर को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम प्रो सी यूज़ कर सकते हैं, मान लो हम वोकल्स में यूज़ करेंगे सबसे पहले, और ऑब्वियसली ये वाला पेड है। और एक बहुत अच्छा फ्री कंप्रेसर भी है जो मैंने अभी रिसेंटली ही डिस्कवर किया है, वेव फॉर्म कंप्रेसर, वुडस्टॉक का है ये। और ये जो यूट्यूब चैनल भी है जिसका ये जिसने ये बनाया, वो बहुत, शायद आपने नाम सुना, mastering.com, उन्होंने ही बनाया है ये कंप्रेसर। तो ये बहुत अच्छा कंप्रेसर है, और फ्री के हिसाब से, मतलब अभी तक का मैंने सबसे बेस्ट कंप्रेसर फ्री में यही देखा है। काफ़ी फ्री कंप्रेसर्स हैं बाहर, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी समझने कौन सा यूज़ करें बताओ, आप पिक करो, चलो प्रोसी करना है कि फ्री वाला करना है। क्रोस ही करते हैं सर। प्रोसी करना है, हाँ जी, ज्यादातर वही करते हैं सर यूज। ठीक है। जी सर। ओके, तो प्रोसी यूज़ करते हैं, स्टॉक प्लगइन भी यूज कर सकते हो। देखो कंप्रेसर में इतना वो नहीं है, मतलब अगर आप एक डिजिटल कंप्रेसर यूज कर रहे हो तो आप स्टॉक कंप्रेसर भी यूज कर सकते हो, ऐसा जी कुछ सर। डिफरेंट रिजल्ट नहीं आएंगे। बस जो थर्ड पार्टी होते हैं वो इजी टू यूज होते हैं, ठीक है, अभी जी के लिए। सर। क्योंकि अभी हम यूजुअली डिजिटल कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, अगर हम थोड़े से हार्डवेयर एम्यूलेशन यूज करते हैं तो उसमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स बेटर रहते हैं। ठीक है, जी तो सर। देखो सबसे जी पहले सर। सिंपल लॉजिक समझेंगे, जो हम कंप्रेसर की भी जरूरत नहीं समझने के लिए, हम अपनी ऑडियो को देखते हैं। देखो आप देख रहे हो इसमें भी कुछ जगहों पे कितनी अनइवननेस है, राइट। तो अगर मैं, तो हमारा जो पहला पैरामीटर है कंप्रेसर का वो है थ्रेशोल्ड। ठीक है, थ्रेशोल्ड सिंपली आपको क्या समझना है कि जब भी आप कोई एक एक लाइन क्रिएट कर रहे हो, अब जो भी साउंड इस लाइन के ऊपर है उनकी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी, जो साउंड इसके नीचे हैं उनको कंप्रेसर नहीं अफेक्ट करेगा। समझ आया। तो थ्रेशोल्ड होता है सबसे मेन पैरामीटर है ऑलमोस्ट कंप्रेसर का ये। जैसे ही आप इसको मूव करोगे, जो भी साउंड थ्रेशोल्ड की लाइन के ऊपर होंगे उनकी वॉल्यूम रिड्यूस होगी। अब कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि जैसे हमने थ्रेशोल्ड की लाइन क्रिएट करी है, वो एक लाइन है, उसके ऊपर साउंड जाएगा ही नहीं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर साउंड जाएगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड की लाइन एक लिमिटर नहीं है, जैसे लिमिटर होता है ना, राइट, अगर हम लिमिटर लगा दे तो उसके ऊपर साउंड जाता ही नहीं है, ये वो नहीं है। ठीक है, जो भी हम थ्रेशोल्ड रख रहे हैं उसके ऊपर साउंड जाएगा, सिर्फ रिड्यूस होगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं, क्लियर। तो एक बार हम थ्रेशोल्ड को मूव करके देखते हैं। अभी आप देखो जब हम इस ऑडियो को प्ले करेंगे, मुझे बताना अगर साउंड आ रहा हो सही से। Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message. I should dry my ears. I can wait till I तो आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर इसको बंद करें, देखो एक लाइन दिख रही है, डॉटेड सी लाइन है, राइट, ये एक डॉटेड सी लाइन दिख रही है यहाँ पर, क्या दिख पा रही है सबको ये? जी सर। ये डॉटेड लाइन दिख रही है सबको। तो देखो जब हम इसको नीचे करेंगे तो वही, अगर हम इसको ऑल द वे अप रखेंगे तो कभी कुछ कंप्रेशन नहीं होगा। always tried to तो आप देख learn रहे हो from the वोकल्स आ रहे हैं। pioneers. Still didn't get the message. I should dry my ears. I जब can मैंने wait इसको नीचे till I किया, shine when the drama finally clears. So I जी can सर। get my focus on. I'm writing one तो of आप the देख रहे dopest हो songs. This music. ऊपर एक रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि कहाँ पर कितना रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जी सर। क्लियर। तो जो भी साउंड आ रहा जी सर। है ये उसको रिड्यूस कर रहा है। सिंपल थ्रेशोल्ड समझ गए, जो भी साउंड इसके थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा उसको कंप्रेसर रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा, कट नहीं कर देगा वहां पर, या रोक नहीं देगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड जी समझ सर। गए।
थ्रेशोल्ड के बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेशियो। अब किसी को पता है रेशियो क्या होता है? जी। जैसे कुछ लोगों को आइडिया होगा। हाँ जी, एक्सप्लेन करना चाहोगे हितेश? रेशियो मतलब जैसे 1/1 से स्टार्ट होके वो लाइक हाईएस्ट चला जाता है। हाँ जी। तो जितना ज़्यादा होता चला जाएगा उतना कंप्रेशन कंप्रेशन ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी। हाँ। हार्ड काम करने लगेगा। राइट। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है इस लाइन पे। अब क्या है, जैसे जैसे हम रेशियो को बढ़ाते हैं कंप्रेशन ज़्यादा होती है। ये सिंपलेस्ट वे है समझने का। ठीक है, अब इसको जी थोड़ा सर। कॉम्प्लिकेट करूंगा मैं। ठीक है, तो 1:1 मतलब कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब ये 1:1 पे है तब कंप्रेशन नहीं होता है। और इसका लॉजिक क्या है? जो फर्स्ट डिजिट है आपकी, जो 1 है, और जो दूसरा 1 है, 1:1 मतलब हर 1 dB से ऊपर जो साउंड जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने थ्रेशोल्ड रखा है और जो हमारा साउंड है वो थ्रेशोल्ड से 1 dB लाउडर है ना, थ्रेशोल्ड हमने जहां पर भी लगा उससे 1 dB लाउड हो रहा है, तो वो 1 dB ही लाउड रहेगा। ठीक है, तो इसका सिंपली रेशियो का लॉजिक यही होता है। 1:1 मतलब जो साउंड 1 dB लाउड है वो 1 dB ही रहेगा। फिर हम रेशियो बढ़ा देंगे, 2:1 करेंगे, तो इसका मतलब जो साउंड 2 dB लाउड था वो अब 1 dB हो जाएगा। समझे? यहीं पर हम 4 कर देंगे तो जो साउंड ऑफ 4 dB लाउड है वो 1 होगा, मतलब इन दी एंड वो 1 ही होगा। लेकिन कितने लाउड साउंड को हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लॉजिकली एग्जांपल के साथ देखें तो 2:1 है। अगर कोई साउंड 2 dB लाउड गया, जैसे मेरा थ्रेशोल्ड था उससे कोई साउंड 2 dB लाउड था, तो अब वो सिर्फ 1 dB लाउड रहेगा। मैंने बताया था थ्रेशोल्ड के ऊपर स्टिल साउंड जाता है, राइट? ऐसा नहीं है कि इस लाइन के ऊपर साउंड नहीं जाएगा, इस लाइन के ऊपर साउंड जाएगा। लेकिन जो साउंड 2 dB जा रहा था अब वो सिर्फ 1 dB जाएगा, तो एक तरीके से कंप्रेशन हो गई, राइट? रिड्यूस हो गया उसका साउंड। अब वहीं पर अगर कोई साउंड 2 dB जा ही नहीं रहा था, 1 dB ही जा रहा था, तो वो कितना हो जाएगा? 2:1 है। जो साउंड 2 dB ऊपर जा रहा है वो 1 dB बन जा रहा है, तो अब जो साउंड 1 dB जा रहा था वो हाफ हो गया, राइट? वो जी सर। 0.5 dB या फिर वही जितना आप बोलो, 0.5 बोल सकते हो, हाफ dB बोल सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब नो आपको समझ कॉम्प्लेन। आया 2:1 में जो 2 dB साउंड है वो 1 dB बन जा रहा है। अगर कोई साउंड 4 dB लाउड है, जैसे कोई साउंड 4 dB लाउड था, तो वो अब 2 dB हो जाएगा। तो हर चीज 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट? इजी। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो रही है। अच्छा, कोई साउंड बहुत लाउड था, सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ। अगर एग्जाम्पल में हम बोलें कि ये जो साउंड है यहाँ पर, ये वाला साउंड सपोज 8 dB लाउड होता सपोज। ठीक है, बहुत देखो काफी ऊंचा है बाकी साउंड से। अगर ये 8 dB लाउड होता तो ये 2:1 पे कितना हो जाता? 2:1 पे ये हो जाता 8 का कितना, 4। इजी। तो आपको इससे क्या समझ आया? बहुत ज्यादा कंप्रेशन नहीं हो रही, बहुत हल्की सी कंप्रेशन हो रही है। यहीं पर अब हम रेशियो को बढ़ा देते हैं, 2 की जगह 4 कर देते हैं। 3 नहीं कर रहा क्योंकि फिर हम इवन नंबर्स में रहते हैं। ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा समझना। तो 2 की जगह 4 कर देते हैं, तो अब और इजी हो गया, राइट? जो 8 dB लाउड जी साउंड जा रहा सर। था वो अब 2 dB हो जाएगा, और जो 4 dB साउंड जा रहा था वो 1 dB हो जाएगा, और जो 1 dB जा रहा था वो 0.5 का भी मतलब 0.25 हो जाएगा, राइट? समझे? तो क्या समझ आया इससे? जितना ज्यादा रेशियो उतना ज्यादा कंप्रेशन। और कैसे वर्क कर रहा है? फर्स्ट डिजिट में जो भी लिखा है, फर्स्ट नंबर जो भी लिखा है 4, और जो रेशियो 1 है, तो मतलब जो 4 dB का लाउड साउंड था वो सिर्फ 1 dB हो जाएगा। यहीं पर हम 8:1 कर देंगे तो अब क्या होगा? जो 8 dB लाउड साउंड था वो 1 dB हो जाएगा। तो बाकी साउंड तो आप समझ सकते हो कितने, मतलब पॉइंट पॉइंट में रिड्यूस हो जाएंगे, राइट? तो 8 मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेशन, राइट? अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग के लिए, बट आपको समझ आ गया कि कैसे वर्क करते हैं। किसी को यहाँ कोई प्रॉब्लम रेशियो समझने में? नहीं, पक्का? सब एक थम्स अप दिखा दो अगर जिन सबको समझ आ गया तो। इमरान, हितेश। हाँ, हितेश आगे समझ। रेशियो से टाइट या लूज होती है ना साउंड? टाइट या लूज नहीं, तब ज्यादा या कम कंप्रेशन। हाँ। कंप्रेशन ज्यादा या कम, टाइट और लूज, इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, लेकिन उसके लिए एक और पैरामीटर होता है। ठीक है। अटैक। हितेश, कुछ पूछ रहे हो या सिर्फ हैंड रेस कर रहे हो दिखा बताने के लिए कि समझ आ गया? नहीं नहीं, मैं ये बता रहा था कि ये चीज़ समझने के लिए ना 50 वीडियोस देखी होंगी कहीं मैंने यूट्यूब पे। हम्म। पर ये नहीं बताते थे वो कि ये जो 4 है स्टार्टिंग वाला ये क्या है, और जो पॉइंट के बाद 4 है वो तो वो क्या है। तो लाइक आ गया, समझ आ गया अब? पहले आगे डाउट है। आगे। हाँ, तो वही वो थोड़ा मुश्किल है ये समझना। और लोग थोड़ा और
मतलब पता नहीं, डिपेंड करता है। कभी कभार ना इसको और कॉम्प्लिकेटेड वे में मतलब लोग एक्सप्लेन कर देते हैं तो और समझ नहीं आता है ना, तो वो चीज़ होती है। तो बहुत सिंपल है अगर अभी आप देखो, है ना। हाँ, आप राहुल आप भी कुछ पूछ रहे हो? सर एक सेकंड, एक मिनट बता रहा हूँ आपको। हाँ कुछ, ओके हितेश आप हो गया क्लियर राइट? हितेश आपका क्लियर हो गया ना ये चीज़, रेशियो का डाउट? जी जी भैया, जी भैया। ठीक है, सॉर्टेड। ठीक है, तो अभी आप समझ गए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं भी करना, तो जितना रेशियो उतना कंप्रेशन, राइट? और जितना कम उतना कम कंप्रेशन। ठीक है, सिंपल। तो अब इसका यूज केस क्या है? तो देखो बहुत बार ना, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में हम कंप्रेसर यूज करते हैं। अभी और भी पैरामीटर्स हैं बट हम उनको हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप सोचो कि दो सिनेरियोज हैं। आपका अभी का सिनेरियो ये है कि इस वोकल परफॉर्मेंस में ये जितने भी पीक्स है ना, आपको पीक दिख रहे हैं ये सारे पीक, ये देखो, यहाँ एक पीक है, यहाँ एक पीक है, यहाँ एक पीक है, राइट? अलग अलग जगहों पे पीक है, करेक्ट? दिख रहे हैं सारे पीक्स, दिख रहे हैं सबको? क्लियर? हाँ राहुल हो गया, हाँ बताओ। सर जैसे कि ये तो विजुअल कंप्रेसर था अपना, तो इसमें अपन सेट कर सकते हैं देख के कि कौन सा पार्ट ज्यादा लाउड है एंड कौन सा कम है। रेशियो अब भी सेट कर सकते हैं, बट जिसमें विजुअल नहीं है, एनालॉग है and जो हार्डवेयर है उनमें कैसे करते हैं? तो उनमें व्यू मीटर होता है, तो कैसे? एग्जांपल दिखाओ। अच्छा वो नीडल सी मूव एल ए टू करती एम है। है। हाँ, नीडल मूव करती है ना, हम्म। तो उस नीडल से समझ आएगा कि कितना ज्यादा कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर एबल्टन का स्टॉक कंप्रेसर भी यूज करोगे तो उसमें भी आप देखोगे, इसमें भी एक सेकंड। इसमें इसमें एक एक व्यू में तो है, दिख जाता है, बट मोस्टली दूसरे वाले में आप ये जी आर नॉब देखते हो। जी आर मतलब गेन रिडक्शन, मतलब वो कितना कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है साउंड, मतलब आप ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हो। और बेटर रहता है कि हाँ, सुन के ही करो। विजुअली तो बहुत इजी हो जाता है। मैंने बताया ना कि स्टॉक प्लगइन्स और पेड प्लगइन्स में मेनली ये अंदर है आपका, कि इनमें इजी हो जाता है देख के करना। और मैं ये डिजिटल प्लगइन्स की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर प्लगइन्स की नहीं, क्योंकि हार्डवेयर प्लगइन्स में तो क्या बोलते हैं, अम, वो अलग ही रीजन है उनको यूज करने का, उनका एक अलग कैरेक्टर होता है, उनका टोन होता है। अभी शायद राहुल आप सी एल ए कुछ बात कर रहे थे, कौन सा सी सी एल एल ए? ए टू है। हाँ सी एल ए 2 है। तो वो तो ऑप्टिकल कंप्रेसर है, उसको आपको यूज नहीं करना है अभी, जब तक के लिए एक्सप्लेन नहीं हो जाता कि क्या करता है वो, क्योंकि वो एक ऑप्टिकल कंप्रेसर है। अब उसमें आप एक गलती कर दोगे, जो क्या करोगे आप उसको ड्रम्स पे लगा दो, क्या पता। मेरे पास सी एल ए क्यों ढूंढ रहा हूँ मैं, एल ए 2 है यार। सी एल ए एक्चुअली वेव्स का वर्जन है, और वेव्स ने सी एल ए इसलिए लिखा है क्योंकि उनके पास राइट्स नहीं थे। समझ रहे हो ना, वो नाम चेंज कर देते हैं। एक्चुअल कंप्रेसर का नाम एल ए 2 है, और ये यू ए डी वाला है मेरे पास। यूएडी तो वाला एल ए टू है, हाँ दो हैं ऐसे सेम सिमिलर। हाँ, तो ये कंप्रेसर क्या है कि ये ऑप्टिकल कंप्रेसर है और ये स्लो रिएक्ट करता है, तो इसको ड्रम्स पे लगाओगे तो अच्छा नहीं, नहीं मेनली लगेगा। तो वोकल्स के लिए होता है ना। ये मैं, हाँ वोकल्स पे अच्छा है, और कहीं पर भी लगा लो, बट वोकल ड्रम्स पे नहीं अच्छा रिएक्ट करेगा ये, क्योंकि स्लो होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस इस पे, प्रोसी पे। तो रेशियो समझ आ गया ना सबको, किसी को रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं कि क्यों हम रेशियो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, क्या सर्टेन चीज़ें हो सकती हैं। देखो तो सिंपल है। अभी आपने नोटिस किया इस पे पीक्स बहुत ज़्यादा है, राइट? और आपको पता है ये सारी पीक्स होती है ना, करेक्ट? जो जो साउंड एकदम से बढ़ रहा है ये पीक्स होती हैं। अब ये पीक्स अभी बॉर्डर नहीं करेंगी, लेकिन जब आप मास्टरिंग स्टेज पे पहुंच जाते हो ना, तो अगर आप कभी मास्टरिंग स्टेज पे पहुंच रखे हो, तो ये पीक्स ऐसी रहेंगी अगर, तो जब भी आप लाउड करोगे अपने सिग्नल को, लास्ट में बात है ना, मास्टरिंग में हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, करेक्ट? पूरे के पूरे ऑडियो सिग्नल की। अब जब लास्ट में लाउड करोगे, जैसे ही आप लाउड जाने लगोगे, आप नोटिस करो अभी आप ज़्यादा लाउड गए ही नहीं, और यहाँ पर ये जो है, अगर आप देख पा रहे हो इसको, जूम इन, ये ये जो है, ये सबसे पहले सीलिंग तक पहुंच गया, राइट? ये जो पीक था। तो अभी अगर आप नोटिस करोगे कि आप लाउड नहीं जा पाओगे, और पहली सीलिंग पे कोई साउंड आ गया, अब जैसे ही आप इसको और ऊपर जाओगे, ये साउंड सीलिंग से ऊपर जाने लगेगा, तो ये क्लिप होने लग जाएगा। तो अभी डिजिटल क्लिपिंग होगी, डिस्टॉर्शन नहीं बोलते इसको, ठीक है? इसको डिस्टॉर्शन नहीं बोलेंगे, जब भी साउंड जीरो से ऊपर जाता है उसको डिस्टॉर्शन नहीं बोलते। डिस्टॉर्शन सिर्फ तब होती है जब हम हार्डवेयर गियर यूज कर रहे हैं, जैसे कोई गिटार एम्प यूज कर रहे हैं, या फिर
कोई हार्डवेयर कंसोल यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्लिपिंग बोलते हैं, ठीक है, डिस्टॉर्शन नहीं, क्लिपिंग, सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिपिंग होती है जो उतनी अच्छी साउंड नहीं करती है, डिस्टॉर्शन फिर भी थोड़ी सी अच्छी लगती है, बट क्लिपिंग से साउंड खराब हो जाता है। तो हमें ये अवॉइड करना है, राइट, कि हमारा साउंड क्लिप ना हो ज़्यादा। हम जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्लिप होने लग जाएगा मास्टरिंग फेज में, राइट। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ज़्यादा लाउड नहीं जा पा रहे हो, और जैसे ही आप अपने मास्टर को लाउड करने लगते हो तो वो फटने लगता है, बट वहीं पर किसी और आर्टिस्ट का गाना आपसे ज़्यादा लाउड होता है लेकिन फट नहीं रहा होता। तो यही उसका रीज़न होता है, ठीक है। तो अभी आप समझ रहे हो, जैसे आप इसको लाउड कर रहे हो, ये पीक जो है, जितनी भी यहाँ पर ये पीक्स हैं, ये सारी सबसे पहले सीलिंग को टच करने लग जा रही है, और फिर उस वजह से डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगी, या फिर क्लिपिंग बोल लो, क्लिपिंग शुरू हो जाएगी, राइट। जिस वजह से वही डिजिटली जो साउंड है वो डिस्टॉर्ट होने लग जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ऐसा कंप्रेसर यूज करेंगे कि ये जो सिर्फ पीक्स है ना, यहाँ पर जो पीक है, यहाँ पर जो पीक है, इनकी वॉल्यूम कम हो जाए, राइट। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड को रखेंगे काफी ऊपर, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ लाउडर साउंड्स को पकड़ना है, करेक्ट। तो अगर आप देखो, बहुत ही सिंपल, एक सेकेंड, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल अगर हम इसको देखें और मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, तो अगर मैंने देखो थ्रेशोल्ड बहुत नीचे रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ थ्रेशोल्ड है मेरा, तो आप नोटिस कर रहे हो ये सब कंप्रेस होगा अब, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड रख के बहुत ज्यादा कंप्रेस कर रहा हूं, मैं हल्का रेशियो यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल 2:1, क्योंकि मैं ज्यादा पार्ट्स को कंप्रेस कर रहा हूं, राइट, तो मैं रेशियो हल्का रखूंगा। बट वहीं पर अगर मेरे को सिर्फ पीक्स को पकड़ना है, तो ये रहे मेरे पीक्स, मैं हल्का सा थ्रेशोल्ड को ऊपर रखूंगा, देख रहे हो अब सिर्फ पीक्स टच हो रहे हैं। अब जो नीचे का पार्ट है वो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो रहा है, जो नीचे का पार्ट है वो ज्यादा कंप्रेस नहीं हो रहा है, सिर्फ टॉप को ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं। तो अब हम हाई रेशियो यूज कर सकते हैं, क्यों, जिससे ये पार्ट, क्योंकि देखो जितना ये लाउड है ना, ये वाला पीक, ये जितना लाउड है, ये कम रेशियो से तो वैसे ही रिड्यूस नहीं होने वाला, राइट, हल्का सा कम हो जाएगा। तो अब हम हाई रेशियो यूज कर सकते हैं, समझ आया। क्यों हम कब हाई रेशियो यूज करेंगे, कब हम लो रेशियो यूज करेंगे। और अगर आप, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या फर्क पड़ता है, पूरे के पूरे ऑडियो को मैं नीचे ले आता हूँ और एक साथ कंप्रेस कर देता हूँ पूरा, है ना, ऊपर वाले भी कम हो जाएंगे, नीचे वाले भी कम हो जाएंगे। देखो अब अगर आप इतना नीचे थ्रेशोल्ड रख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ थ्रेशोल्ड है, और आपने हाई रेशियो यूज किया है, तो ऊपर के वर्ड्स तो पूरे डिस्टॉर्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि वो ओवर कंप्रेस हो जाएंगे, राइट। और अगर लो रेशियो यूज करोगे, कि आपने कहा कि कम रेशियो यूज करते हैं जैसे थोड़ी सी सटल कंप्रेशन हो, तो ऊपर वालों को कुछ इफेक्ट ही नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि वो उतने रिड्यूस नहीं होंगे। समझ आया ना, कैसे हाई रेशियो और लो रेशियो से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज करते हो, राइट। हाँ जी जी, सर। बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि एक तो ब्रो कंप्रेशन में ना मेन दिक्कत ये आती है कि वो सुनाई नहीं देता कि उसमें चेंजेस कितने आए हैं, हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है एट फर्स्ट समझना। है ना। हाँ। तो अगर जैसे आप बोल रहे हो कि ऊपर वाले हमने थ्रेशोल्ड इतने पे सेट कर दिए है, पर हम्म। उससे ऊपर वाले जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, तो हम्म। करके दिखाओगे लाइक हाउ दे साउंड्स लाइक, जो हमें डिफरेंस पता लग जाए। तो एग्जैक्टली डिस्टॉर्ट ना हो, बट एक एक इशू आती है कि आपको फील हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा दब गए हैं। अच्छा, अब क्यों नहीं दबाना बहुत ज्यादा, राइट, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पुट किया ना, कि क्या ही फर्क पड़ रहा है अगर मैं थ्रेशोल्ड को बहुत ज्यादा नीचे कर दूं, है ना, जैसे अभी करता हूँ, देखो, अब देखो मैं थ्रेशोल्ड को बहुत ज्यादा नीचे कर दूं और सिर्फ वोकल्स को ही सुनते हैं, And I never was for showing off, posing तो for देखो the बहुत ज्यादा cameras. कंप्रेशन हो रही है। Fuck you in the glamorous, this real shit I can handle. तो अगर आप नोटिस करोगे ना, अभी इस सिचुएशन में जब हमने थ्रेशोल्ड को कम रखा है, सॉरी रेशियो को कम रखा है, और थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा रखा हुआ है, तो वही मैंने आपको जो एग्जांपल बताया कि सब कुछ कंप्रेस हो रहा है, लेकिन जो ऊपर के पीक्स हैं वो उतने रिड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि समझ आया ना, जो चीज बहुत लाउड है उसको 2:1 से कंप्रेस करोगे तो क्या ही अंतर आ जाएगा, राइट, 2 का कितना हो जाएगा वो, राइट, जो 8 dB लाउड साउंड है वो 2 का 8 हो जाएगा ना, तो सॉरी 2 का 8 से 4 हो जाएगा, राइट, 4 इज स्टिल लाउड, है ना। तो 2:1 से उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो हम बाकी चीजों को कंप्रेस कर रहे हैं वो ठीक कंप्रेस होंगे, लेकिन ऊपर वाले साउंड थोड़े ओवर कंप्रेस लगेंगे, ठीक है। तो ओवर कंप्रेस का क्या मतलब है, जो अभी वो पूछ भी रहे हैं, अगर आप दब रहा नोटिस है करो, साउंड, हाँ दब जी, रहा है साउंड, दब साउंड रहा है, दबता है ना हाँ उसमें। एग्जैक्टली। अभी आपको देखो वोकल में वो डेप्थ और वो जो एक
एक डायनेमिक रेंज थोड़ी सी चाहिए होती है जो एक नेचुरल लगने के लिए, वो नहीं लग रही देखो। Always tried to learn from the आपको pioneers. फील हो रहा है Still कि दब didn't गए हैं get the वोकल, message. I should dry my ears. I can wait till I है ना? shine देखो when the drama finally clears, so I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest bonds I found while I've been holding on. तो आपको समझ आ रहा है कि वो दब रहा है, ओवर कंप्रेस साउंड कर रहा है, राइट? और इसका रीजन यही है क्योंकि देखो, चाहे हम चाहते हैं कि हम कंप्रेशन करें, बट वोकलिस्ट कभी भी ओवर कंप्रेस साउंड करेगा तो फिर वो ऑड लगेगा, राइट? क्योंकि ह्यूमंस ऐसा साउंड नहीं करना चाहिए, राइट? अगर आप नोटिस करो, ह्यूमंस में वो जो नेचुरल, जो ह्यूमनाइज फॉर्म चीज है, राइट, कि वो थोड़ा ह्यूमनाइज लगे, वो यही है कि उसमें थोड़ा सा अंतर हो, राइट? अगर हम फिर तो एआई या रोबोट से गवा रहे हैं, राइट, अगर वो सेम ही वॉल्यूम में एग्जैक्टली गा रहा है, तो वो जो ह्यूमन टच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी हम ओवर कंप्रेस नहीं करना चाहते। तो आया समझ आपको डिफरेंस? पहले तो हितेश, कि जब हम बहुत ज्यादा थ्रेशोल्ड को कम कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है, राइट? जी। है ना? तो आपको समझ आ रहा है कि जैसे अगर आपको ये पीक्स को रिड्यूस करना है तो आप रेशियो बढ़ाओगे, थ्रेशोल्ड थोड़ा ऊपर रखोगे, वहीं पर नीचे वाले वर्ड्स को कंप्रेस करना है, मतलब ओवरऑल पूरे वोकल्स को कंप्रेस करना है, तो थोड़ा लाइटर रेशियो ट्राई करोगे, राइट? और एक ही कंप्रेसर नहीं, दोनों अलग अलग कंप्रेसर से करोगे। और वही रीजन कि एक ही कंप्रेसर से दोनों को टारगेट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि अगर आप थ्रेशोल्ड थोड़े रेशियो थोड़ा कम रखते हो और थ्रेशोल्ड लाइट रखते हो तो आप इन पीक्स को नहीं कट कर पाओगे। और अगर आप सिर्फ पीक्स को कट कर रहे हो तो आप ओवरऑल वोकल को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, और एक ही कंप्रेसर से दोनों को ओवर कंप्रेस कर दोगे, काइंड ऑफ, राइट? तो इसलिए हम अलग अलग रेशियोज इस ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं। और अच्छा, सबसे कॉमन जो रेशियोज हैं, एक तो 2:1 हम मोस्टली सबसे स्टैंडर्ड रेशियो बोलते हैं, क्योंकि 1:1 में तो कंप्रेशन ही नहीं होती। तो 2:1 सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है कंप्रेशन का। और 2:1 में आप मोस्टली कोई भी सॉफ्ट साउंड कंप्रेस कर सकते हो, जैसे आपका पियानो हो गया, मे बी कोई अकूस्टिक गिटार है तो उसको भी कर सकते हो। डिपेंड करता है उसकी रेंज कितनी है। कभी कभार अकूस्टिक गिटार अगर आप लाइव रिकॉर्ड करते हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा रेशियो से कंप्रेस करना पड़ सकता है, क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग में ज़्यादा डायनेमिक रेंज होती है, राइट? सैम्पल्स में तो नहीं होती उतनी रेंज, है ना, अगर आप सैम्पल बैक में कर रहे हो। ठीक है। और फिर 3:1 बहुत अच्छा वोकल रेशियो माना जाता है, जितना शायद आपने सुना होगा कि 3:1 में वोकल बहुत अच्छे साउंड करते हैं। और 4:1 काफ़ी हार्ड माना जाता है, जैसे ड्रम्स पे या फिर बेस पे, उन सब पे अच्छा लगता है। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 6:1 भी कर सकते हो, कितना भी कर सकते हो। बट अगर बिल्कुल ना समझ आए तो ये स्टैंडर्ड है तीन, 2, 4 और 3। तो 2 आपके सॉफ्ट साउंड्स में, 4 आपके हार्ड साउंड्स पे, हार्ड मतलब ड्रम बेस ये सब, है ना? और जो 3 है वो एक बीच का मिडिल ग्राउंड आपके वोकल्स के लिए। अगर आपको बिल्कुल समझना है तो ये तीनों में से कोई एक रखो, बट एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हो 6 तक या मे बी 5, कुछ भी, ठीक है? वो आपको विद टाइम कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज को यूज कर करके। क्लियर? रेशियो समझ आ गया? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अटैक और रिलीज की तरफ। अब ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? थ्रेशोल्ड और रेशियो इजी था। थ्रेशोल्ड डिसाइड करता है कि किस पार्ट को कंप्रेस करना है, रेशियो डिसाइड करता है कितना कंप्रेस करना है ना? अब अटैक क्या करता है? कितनी जल्दी कंप्रेस करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं अटैक बढ़ा दूं और मैंने अटैक रख दिया 30 मिली सेकेंड्स, तो जैसे ही साउंड थ्रेशोल्ड के नीचे जाएगा 30 मिली सेकेंड्स बाद कंप्रेस होगा। अगर मैंने 1 कर दिया, या फिर इसमें तो चलो 0.5, 0.005 भी जा रहा है, बट अगर मैंने 1 मिली सेकेंड कर दिया तो वो साउंड जैसे ही थ्रेशोल्ड के नीचे जाएगा 1 मिली सेकेंड्स में उसको कंप्रेशन हो जाएगी। अच्छा, तो अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर तो जितना क्विक उतना अच्छा, राइट? जैसे ही साउंड ऊपर जाए कंप्रेस हो जाए? नहीं, बताओ, किसी को लग रहा है जितना क्विक उतना सही? नहीं? किसी को कुछ है इसमें क्वेश्चन? क्या कोई कोई अपना जैसे टिप्पणी सर, करना चाहता है? हाँ। सर सॉफ्ट सॉन्ग होता है जैसे उसमें सर स्लो क्विक। चल हाँ, चाहिए सर। राइट। और जैसे रैप सॉन्ग हो या एग्रेसिव सॉन्ग्स हो गए उसमें फास्ट चाहिए होगा सर जैसे। ठीक है, करेक्ट। तो बहुत डिपेंड करता है, बहुत सिचुएशंस में डिपेंड करता है, बट प्रॉपर जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, अटैक की, कि देखो जैसे ही अटैक क्विक रखोगे, जैसे ही साउंड थ्रेशोल्ड के नीचे जाएगा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई इशू जी नहीं। सर। अब आपको ट्रांजिएंट पता पे है, डिपेंड करता है। हाँ, अब आपको पता है ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं? किसी को पता है? सबको पता है या किसी को भी नहीं पता, या कुछ लोगों को ट्रांजिएंट पता नहीं है पता सर। ट्रांजिएंट्स? शायद। तो साइलेंस है ना, ये देखो यहाँ पर एक साइलेंस पार्ट है, राइट? जी और सर। साइलेंट पार्ट के जस्ट बाद जो ऑल ऑफ अ सडन
बर्स्ट ऑफ साउंड आता है, राइट, एकदम से साउंड बढ़ता है, ये जी देख, सर। जैसे एकदम से कुछ नहीं था और फिर एकदम से साउंड आ गया, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, जी ये सर। ट्रांजिएंट है। ठीक है, ये सारे ट्रांजिएंट्स हैं, देखो जी ये सर। सब ट्रांजिएंट है। ठीक है, ट्रांजिएंट उस पार्ट को कहते हैं जहां पर वो एकदम ऑल ऑफ अ सडन साइलेंस होता है, जो सडन बर्स्ट ऑफ साउंड आता है, जो हर साउंड में होता है, राइट, हर वेव फॉर्म में होगा, राइट। और जी सर। सबसे ज्यादा ट्रांजिएंट किस साउंड में होता है? ड्रम्स में, राइट, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जैसे हिट करते हो ड्रम, हम्म। बहुत तेज साउंड आता है, राइट। अगर आप कोई चीज धीरे से गा भी रहे हो ना, जैसे आप बहुत स्लो अलाप लोगे, स्लोली लोगे, तो उस पर ट्रांजिएंट ज्यादा नहीं होगा, राइट। लेकिन आप एकदम से तेज गाओगे, है ना, तो ट्रांजिएंट होगा, करेक्ट। या स्क्रीम में ट्रांजिएंट होता है? किसमें? स्क्रीम था मेटल की। स्क्रीम में होता है, बट डिपेंड करता है, मतलब कैसे तुम स्क्रीम कर रहे हो। बाय द वे, अगर तुमने मेटल में देखा होगा, तो मेटल की टेक्निक्स बहुत अलग होती है। अगर आप देखो, सिंगर ऐसे माइक को होल्ड करते हैं ना, और वो स्क्रीम करते हुए माइक को बहुत दूर भी ले जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कभी, चेस्टर बेनिंगटन को देखना, लिंकिन पार्क का जो लीड सिंगर था, वो हम्म। अपने आप माइक को मूव करने लग जाते हैं। तो उनकी अपनी टेक्निक्स होती है, बट मोस्टली स्क्रीम में ट्रांजिएंट होना चाहिए, क्योंकि वो यप। डिपेंड करता है कैसी स्क्रीम है, क्योंकि कभी कभार ना वो स्मूथली भी आ सकती है, बट मोस्टली सडन ही होती है। तो हो सकता है मेटल की स्क्रीम में भी ट्रांजिएंट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो थैंक यू वेरी मच। क्या बोल रहे थे? ट्रांजिएंट्स, राइट। तो जो ट्रांजिएंट्स हैं, आप समझ गए क्या होते हैं। ट्रांजिएंट ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिसाइड करने पे कि साउंड फॉरवर्ड लगेगा कि नहीं। ठीक है, अगर किसी साउंड के ट्रांजिएंट्स अच्छे हैं ना, तो वो साउंड फॉरवर्ड फील होता है। फॉरवर्ड मतलब आपको लगता है आपके पास है। और वहीं पर किसी साउंड के ट्रांजिएंट्स अच्छे नहीं होते, तो वो साउंड पीछे फील होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अभी बात बोली आप, हमने डिस्कस करा कि अटैक को एकदम हर बार क्विक रखना भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वोकल थोड़ा नेचुरल लगे और एकदम ही टाइटली कंप्रेस्ड ना हो, तो आप थोड़ा सा अटैक को बढ़ाओगे। इस वजह से वो ट्रांजिएंट्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, और आपका वोकल थोड़ा सा फॉरवर्ड लगेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, वही कोई रोमांटिक गाना है, कोई सॉफ्ट गाना है, राइट, उसमें तो क्विक अटैक बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा उसमें जितना, क्योंकि उसमें तो सिंगर भी बहुत स्मूथली स्मूथली गा रहा है, राइट, एकदम से क्विक नहीं गा रहा। जैसे रैप में बहुत ट्रांजिएंट्स होते हैं, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि आप एकदम बहुत सारे वर्ड्स एक साथ दे रहे हो, बट वहीं पर आप कोई चीज़ को स्लोली गा रहे हो, तो उसमें इतने ट्रांजिएंट्स नहीं होंगे, राइट। तो वही उसमें बहुत ट्रांजिएंट्स होंगे रैप में, और ये इन सब में, रोमांटिक सॉन्ग्स में बहुत कम होंगे, तो वहीं उसमें भी स्लो अटैक बेटर लगेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, और देखो रैप, चलो इसके वोकल्स पे भी देखते हैं, इस पे भी आपको समझ आएगा ऑल दो। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ अटैक को देखो बढ़ाऊं, तो पहले हम थ्रेशोल्ड एक बार थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। I was trying to learn from the pioneers, still didn't get the message. और I अब मैं should dry my अटैक बढ़ाता ears. I हूँ, can wait till I shine when the drama finally clears, so I can get my focus on. I'm writing one of the और dopest songs. कंपेयर्ड This विद music's one of the closest songs I found what थोड़ा I've सा been स्लो holding अटैक on. देखो। And I never was for showing off, posing for them cameras. Fuck you when the हम glamorous. This मेकअप real गेन ऑफ shit, I कर लेते can हैं। handle this. I kill shit, fuck the championships. I was trying to learn from the pioneers, still didn't get the message. तो I अब देख लो, should जैसे dry जैसे my ears. I ट्रांजिएंट can wait till I हम shine when अटैक the कम कर रहे drama हैं, finally clears, so I can get my focus on. I'm writing one of the dopest songs. This music's one of the closest songs I found what राइट, I've been वोकल holding. ज्यादा दब रहा है, राइट। तो यही अगर हम थोड़ा सा स्लो रखें, राइट, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना स्लो रख दो कि वर्क ही ना करे, राइट, बट 10 मिली सेकेंड या 15 मिली सेकेंड से काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है स्लो या मीडियम अटैक के लिए, राइट। तो अगर हम ऐसा करेंगे, इसको ना एक बार दोनों अटैक और रिलीज कंपेयर हो जाए, मतलब उसके बाद हम इसको ड्रम्स पे ट्राई करेंगे, क्योंकि ड्रम्स में बहुत क्लियर समझ आता है। ठीक है, ये चीज रैप में फिर भी इतनी नहीं आएगी। ठीक है, और अच्छा, अब अटैक के साथ साथ सेम चीज, रिलीज। अब रिलीज क्या, जैसी साउंड साउंड थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं, मतलब थ्रेशोल्ड से हट जाएगा, उसके बाद आप कितनी जल्दी कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो अगर आपने क्विक रिलीज कर दिया, तो जैसे ही आपका साउंड थ्रेशोल्ड से ऊपर वापस नीचे गया, तो एकदम से कंप्रेशन बंद हो जाएगी। बट अगर आपने अटैक रिलीज को लंबा रखा, थोड़ा सा स्मूथली बंद होगी। ठीक है, तो ये भी सेम उसी जगह काम आती है, जैसे स्लो सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, तो आप नहीं चाहोगे कि कंप्रेसर ऑल ऑफ अ सडन बंद हो जाए, राइट, और आप चाहोगे थोड़ा स्मूथली बंद हो। बट वहीं पर अगर आप रिलीज को बहुत क्विक रखते हो, तो एक झटके से बंद हो जाता है। जैसे आपका साउंड ऊपर गया, थ्रेशोल्ड के ऊपर गया, जैसे ही थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं गया, नीचे आया, वो झटके से कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उससे एक बहुत अच्छी चीज होती है, उससे एक पंपिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और इस वजह से साउंड पंची लगता है।
जो हमने सुना ना पंची ड्रम्स होते हैं, टाइट ड्रम्स होते हैं पंची एकदम, वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि कंप्रेसर ऑल ऑफ अ सडन बंद हो जाता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों चीज़ों को ही हम ड्रम्स पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं इसी कंप्रेसर को ड्रम्स पे ले जाता हूँ। और अब एक बार ना वोकल्स को हम बंद ही करते हैं क्योंकि हमें वोकल सुनने नहीं है इतने, हम सिर्फ ड्रम्स और म्यूजिक को सुनते हैं। और मैं पूरे के पूरे ड्रम्स के ग्रुप पे लगा रहा हूँ। ठीक है, और एक बार हम नोटिस करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अभी हम स्लो अटैक है और क्विक रिलीज है और रेशियो हम 4 कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा थ्रेशोल्ड नॉर्मल कम करते हैं और मैं एम करूंगा दोनों में सेम गेन रिडक्शन लूँ। ठीक है, देखो 6 dB तक का गेन रिडक्शन आ रहा है, रेड रेड डॉट से दिख रहा है गेन रिडक्शन, मतलब कितना साउंड कंप्रेस हो रहा है, राइट। ठीक है, स्लो जी अटैक, सर। फास्ट रिलीज, कॉपी कर लेंगे इसी सेटिंग को। और अब मैं बी वाला जो सेटिंग है, देखो इसमें हम स्विच कर सकते हैं, प्रो सी में दोनों दो अलग सेटिंग्स लगा सकते हैं, उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं सेम चीज करूंगा, अब मैं अटैक कम कर दूंगा, पहले रिलीज बढ़ाते हैं। आपने नोटिस किया रिलीज बढ़ाते ही ड्रम्स इतने टाइट नहीं लग रहे, क्या आप नोटिस कर पा रहे हो? देखो मैं एक तो वो वाला वोकल बंद कर देता हूँ इसको। अब ठीक है ना, अब सिर्फ ड्रम्स पे फोकस करो, देखो मैं रिलीज बढ़ा रहा हूँ, अभी ड्रम्स काफी टाइट और पंची लग रहे हैं, राइट। और अब देखो थोड़े स्मूथ हो गए, राइट। और वो स्मूथनेस का रीजन क्या है? क्योंकि कंप्रेशन एकदम से बंद नहीं हो रहा, स्लोली बंद हो रहा है, अब टाइट लग रहा है और अब देखो थोड़ा स्मूथ। तो पहले तो ये बताओ, ये डिफरेंस फील हुआ सबको? हुआ? कोई है जिसको बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं फील हुआ और उसको बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मतलब बिफोर आफ्टर में वो कोई डिफरेंस ही नहीं फील हो रहा, और ये मतलब ऐसा है तो आपको लग रहा है? मेरे को भी लग रहा है। ठीक है, और किसको लग रहा है? बाकी सबको समझ आ रहा है? क्लियरली बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं डिफरेंस फील जी करवाऊंगा। सर। बताओ अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा। सर रिलीज ऐसे करते हैं ना, जैसे कि सर उसके अंदर जो कोई साउंड आई है वो कितनी देर, मतलब कितनी जल्दी बाहर निकलेगी या कितनी लेट तो जा रही है उससे बाहर, मतलब। कंप्रेसर ने जैसी थ्रेशोल्ड के ऊपर साउंड गया है ना, तो जी सर। कंप्रेसर ने कंप्रेस करना शुरू कर दिया, राइट। जी सर। फिर अब साउंड थ्रेशोल्ड से नीचे भी जाएगा, राइट। जी क्योंकि हम सर। ऐसा थ्रेशोल्ड तो नहीं रखते कि पूरा पूरा साउंड ही है ना, ओवर कंप्रेस वाला थ्रेशोल्ड तो नहीं रखते, थोड़ा ऊपर ही रखते ना। तो जैसी जी साउंड सर। वापस नीचे जाएगा तो कंप्रेसर बंद भी होगा। तो कितनी जल्दी बंद हो रहा है बस, तो अगर हम स्लो रखते हैं ना थोड़ा, तो जल्दी से बंद नहीं सर। होता, और उसके बाद वाले कुछ साउंड्स को भी कंप्रेस करता है जो थ्रेशोल्ड के नीचे थे, समझे। जी सर। जी सर। तो आपने थ्रेशोल्ड तो ऊपर रखा है लेकिन कंप्रेसर एकदम से बंद नहीं हुआ, तो इसलिए वो जो साउंड नीचे गए हैं उनको भी कंप्रेस कर रहा है। वहीं पर अगर इसको क्विक कर दिया तो अगर आधा साउंड कंप्रेस हुआ है और आधा रह भी गया ना, तो वहीं पर बंद हो जाएगा, झटके से उसको छोड़ देगा। तो थोड़ी जी कंप्रेशन भी सर। कम हो रही है लेकिन उससे एक पंची इफेक्ट भी बन रहा है, जी सर। समझे। तो जी सर। कोई बताओ मेरे को, तो अगर किसी को रिलीज में नहीं डिफरेंस समझ आ रहा है, मैं और नोटिस करवाऊंगा आपको अच्छे से। सोलो वैसे ड्रम सोलो करके तो नहीं समझ आएगा, क्योंकि फिर वो सोलो करके भी देख लेंगे वरना एक वोकल्स बार। में हाँ, वोकल्स में मोस्ट प्रोबेबली से फास्ट ही रखते हैं क्या? जैसे रैप नहीं वोकल्स है। वोकल पे डिपेंड करता है। क्या रिलीज की बात कर रहे हो? हाँ जी। तो रैप वोकल पे ऑब्वियसली फास्ट रख रहा है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो जो वर्ड्स भी हैं, आप देख रहे हो ना गैप कितना कम है हर जगह, राइट। बड़ी ते 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 ते, ते वर्ड्स आ जाते हैं, राइट। बट वहीं पर हम्म। रोमांटिक गाना है तो आप ट्राई करना थोड़ा स्लो रखो, राइट, मीडियम स्लो, थोड़ा स्मूथली जाए वोकल्स, राइट। ठीक बट है। रैप वोकल्स में ऑब्वियसली फास्ट रह सकता है। तो एक बार फिर नोटिस करते हैं सबको, मेरे को जब तक सब बताओ कि समझ आ रहा है डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो बिना किसी चीज के भी सिर्फ ड्रम्स भी सुन रहे हो, ये देखो फील नहीं हो रहा कि थोड़ा स्मूथ हो रहा है। और अगर आप नोटिस करो कंप्रेशन भी ज्यादा हो रही है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना थ्रेशोल्ड के नीचे भी जो साउंड है उनको भी कंप्रेस करेगा, क्योंकि स्लो है, बंद नहीं हुआ कंप्रेसर, राइट। तो कंप्रेशन भी ज्यादा हो रही है। और अब थोड़ा सा क्लियर और फॉरवर्ड हो रहा है, और अब थोड़ा सा दब रहा है, राइट। अब समझ आया सबको प्रोमिनेंटली? यस सर। हम्म। आया ना।
और ऐसा क्यों, देखो सिंपल चीज है, रेशियो बढ़ाओ, रिलीज बढ़ाओगे तो वही मैंने बोला ना, जो साउंड साउंड थ्रेशोल्ड के ऊपर से अब नहीं भी है, मतलब थ्रेशोल्ड के कोई साउंड नीचे भी था तो वो भी कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि थ्रेश कंप्रेसर भी बंद नहीं हुआ, राइट। वो चलता रहेगा जब तक के लिए रिलीज, अगर 100 मिली सेकेंड है तो 100 मिली सेकेंड तक चलेगा। तो अगर आपके साउंड के बाद कोई साउंड थ्रेशोल्ड के नीचे भी था, उसको भी कंप्रेस करेगा वो, क्योंकि उसने तब तक तो चलना है जब तक के लिए उसका 100 मिली सेकेंड पूरे नहीं होते। ठीक है, वहीं पर क्विक रखोगे तो काफी तेज काम करेगा, तो वही पंची इफेक्ट बनेगा, और इससे थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेशन की वजह से थोड़ा डल डल तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा सा इतना फॉरवर्ड नहीं रहता। अब सेम चीज अटैक पे करते हैं, देखो। अब मैं अटैक बढ़ाता हूँ, तो आपको फील हो रहा है जो किक का अटैक है, ट्रांजिएंट है, सब कुछ दब गया, राइट। और अब थोड़ी सी थोड़ी सी किक ब्रीथ कर पा रही है, राइट, आराम से आ पा रही है, एकदम से वो दब नहीं जा रही, राइट। ठीक है, डिफरेंस फील हुआ, सबको फील हुआ डिफरेंस। हितेश आपको इस बार फील हुआ? जी। तो अगर नहीं भी डिफरेंस फील हो रहा, तो एक बेसिक स्टैंडर्ड मतलब दिमाग में बना सकते हो कि फास्ट अटैक और स्लो रिलीज से साउंड हम्म, पीछे चले जाता है मिक्स में, और स्लो अटैक और फास्ट रिलीज से साउंड फॉरवर्ड आ जाता है मिक्स में। ये चीज लिख लो कहीं पर, और इसको बस ब्लाइंडली भी फॉलो करोगे, मतलब वैसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि विद टाइम आपको बन जाएगा, आपका भी एक पर्सपेक्टिव बनेगा इस चीज को लेके। बट जब तक नहीं समझ आ रहा, ये चीज ट्राई करके देखो, आपके साउंड में जब भी आपको किसी चीज को फॉरवर्ड लाना है, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड लगेगा आपको। अब देखो मैंने यही कहा ब्लाइंडली इसलिए नहीं करना, क्योंकि कभी कभार ना फास्ट अटैक से भी साउंड फॉरवर्ड लगता है, बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि फास्ट अटैक के बाद भी लगता है। बट अगर वही बाय द बुक देखें, तो जो मैंने बताया वही, फास्ट अटैक से साउंड के ट्रांजिएंट ज्यादा दबेंगे, और वो थोड़ा फॉरवर्ड मतलब वही थोड़ा सा ब्लरी हो जाएगा साउंड, राइट, क्योंकि वो अब ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। वहीं पर थोड़ा सा अटैक को बढ़ाओगे तो किक ब्रीथ, किक प्रॉपरली अंदर आ पाएगी, राइट, और वो फॉरवर्ड लगेगा। हाँ हितेश, बताओ हितेश, कुछ बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि अब जैसे ड्रम्स हैं, हम्म। राइट, तो ड्रम्स पे उनकी स्टेबल होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो मोस्टली इतना स्टेबल ज़्यादा, होती है, अब हाँ। हाँ, तो इतना ज़्यादा कंप्रेशन करने की ज़रूरत होती नहीं है, बस अगर टेस्ट राइट, लेना तो। तो इसलिए अगर आप नोटिस करोगे, हमने याद है ड्रम्स के ग्रुप पे कंप्रेशन लगाया, राइट, करेक्ट। अगर ये कोई लाइव रिकॉर्डेड होता, जैसे कोई रॉक ट्रैक होता जिसमें सब कुछ लाइव रिकॉर्डेड होता, तो ये जो किक है ना, सबकी वॉल्यूम सेम नहीं रहती, राइट, और जो स्नेयर है उनकी भी वॉल्यूम सेम नहीं रहती। तो उन सिचुएशंस में हम हर किक ड्रम सारे जितने भी हाई हैट सब कुछ है ना, सब पे एक एक कंप्रेसर लगाते और फिर ग्रुप पे भी एक कंप्रेसर लगाते। अभी हमने सिर्फ ग्रुप पे लगाया, समझे? तो हाँ, जो आप बोल रहे हो वो चीज सही है कि अब उतना ज्यादा कंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती ड्रम्स को। अभी हम कंप्रेस ड्रम्स को कंप्रेस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो डायनेमिक रेंज, उनकी डायनेमिक रेंज समझते हो आप लोग, डिफरेंस, वॉल्यूम डिफरेंस, राइट। अगर किसी साउंड में वॉल्यूम डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी डायनेमिक रेंज ज्यादा है। तो हम कम ड्रम्स को इसलिए नहीं कंप्रेस कर रहे कि हम चाहते हैं कि वो वॉल्यूम में बैलेंस हो जाए या उसकी डायनेमिक रेंज वो पास आ जाए, राइट, जैसे हम वोकल्स पे करते हैं, राइट। वोकल्स पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी डायनेमिक रेंज, वही जो डिफरेंस है लाउड और सॉफ्ट साउंड का, वो बहुत ज़्यादा है, राइट, तो हम उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। बट ड्रम्स में हम उसकी काइंड ऑफ साउंड को शेप करने के लिए कर रहे हैं कि उसको थोड़ा पंची बनाना है, या फिर थोड़ा सा स्मूथ बनाना है, या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव करना है, राइट। तो इस पर्पस के लिए कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम बैलेंस के लिए नहीं कर रहे। वही जब हम स्लो अटैक बोला मैंने और फास्ट रिलीज बोला, तो उससे थोड़ा पंची बन रहा है, राइट, और वही आपको क्या समझना है, पंची और फॉरवर्ड। वहीं पर फास्ट अटैक स्लो रिलीज से क्या हो रहा है, साउंड स्मूथ भी हो रहा है, क्योंकि बताया ना स्लो रिलीज से थोड़ा साउंड स्मूथ होता है। बट वैसे स्मूथ साउंड के लिए हम प्रोबेबली स्लो रिलीज स्लो अटैक रखेंगे, दोनों स्लो रखेंगे, है ना, क्योंकि अगर फास्ट रख दिया तो वो फिर स्मूथ नहीं रहा उतना, है ना, वो ट्रांजिएंट को दबाई दे रहा है। तो वो बहुत सिचुएशन है, बहुत विद टाइम यूज कर करके आपको समझ आएगा। मोस्टली अभी हाँ, आजकल के मॉडर्न प्रोडक्शंस में, मॉडर्न मिक्सिंग में हमें मोस्टली वोकल्स पे भी हम करें कंप्रेशन तो सही रहता है, ड्रम्स पे उतनी जरूरत नहीं है। बट एक वही ग्रुप पे कंप्रेशन लगाना है, जिसको हम
ग्रुप प्रोसेसिंग या फिर मिक्स बस प्रोसेस, सिर्फ बस प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, मिक्स बस प्रोसेसिंग तो मास्टर में होती है, हम मिक्स बस प्रोसेसिंग बोलते हैं ना, या फिर ग्रुप प्रोसेसिंग बोलते हैं, वो करना काफी फिर भी सही रहता है। इंडिविजुअली हर ड्रम पे लगाने की जरूरत नहीं है, बट वही ग्रुप पे, पूरे ड्रम्स के ग्रुप पे अगर आप कंप्रेसर लगाओगे तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आता है, क्योंकि आप चाहे तो अपने ड्रम को थोड़ा टाइट कर सकते हो, थोड़ा पंची कर सकते हो, राइट। अच्छा देखो स्नेयर लेते हैं, स्नेयर है ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्नेयर पे लगा रहा हूँ, ये वाले मैंने अभी इस वाले को हटा ही देते हैं ग्रुप में से, सिर्फ स्नेयर पे लगाते हैं, ठीक है। अब नोटिस करना कि सिर्फ और सिर्फ स्नेयर पे अगर मैं अटैक, चलो ठीक है मीडियम सही रखते हैं, ज्यादा भी नहीं कर रहा, बट अगर मैं रिलीज लंबा रखूंगा ना, तो अभी आप स्नेयर को नोटिस करना है, देखो एक बार सुनते हैं, तो मैं थोड़ा, देखो, तो अगर आप नोटिस करो स्नेयर को, थोड़ी स्मूथ है, राइट, देख रहे हो, बट वहीं पर मैं रिलीज क्विक करता हूँ, देख लो काफी क्विक हो गई स्नेयर, टाइट और क्विक, और अब थोड़ी स्लो, आराम से जा रही है। अब देखो इस सिचुएशन में हमारी स्नेयर बहुत शॉर्ट है ऑलरेडी, बट आपने नोटिस किया हल्की सी टेल बढ़ गई थी स्नेयर की, हल्की सी लंबी लगने लग रही थी। अब ये तो बहुत शॉर्ट स्नेयर थी, कभी कभार आपके पास काफी लॉन्ग स्नेयर्स आती है, राइट, तो उन पे जब आप स्लो रिलीज करोगे तो वो और लंबी लगेंगी, और क्विक रिलीज करोगे तो क्विक लगेंगी, और इसका लॉजिक समझ रहे हो ना क्यों हो रहा है ऐसा। देख लो यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रही है, विद टाइम स्नेयर की वॉल्यूम कम हो रही है यहाँ पर, राइट। तो अब क्या होगा, ये जब आपने लंबा रिलीज किया तो एक तरीके से आप जो पीछे की टेल है, ये जो टेल है पीछे, राइट, जहां पर वॉल्यूम कम हो रही है, देखो ये पीछे टेल है, इसकी वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हो, मतलब इसकी वॉल्यूम इतनी जल्दी कम नहीं हो रही, राइट, तो इसलिए वो लॉन्ग लग रहा है। और वहीं पर क्विक होता अगर, तो ये जो टेल थी, टेल बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाती है, तो मतलब उसकी वॉल्यूम कम लगती, तो अब यही चीज इंडिविजुअली हर जगह खुद करने लग जाओ ऐसे कट कट करके, तो कोई सेंस नहीं है, राइट। वरना तो हम वोकल्स को भी कट कर करके वॉल्यूम बैलेंस कर सकते हैं, है ना, हर जगह पे, और कुछ लोग करते भी हैं, कुछ जगह पे वॉल्यूम बैलेंस कर देते हैं, बट उसका भी रीजन ये होता है कि वो कंप्रेसर से पहले हल्का सा वॉल्यूम बैलेंस कर देते हैं और फिर कंप्रेशन के अंदर भेजते हैं, जिससे कंप्रेसर पे वो ओवर कंप्रेस्ड ना फील हो। बट मैंने विद टाइम नोटिस किया है कि उस वॉल्यूम बैलेंस से अच्छा मैं दो कंप्रेसर यूज कर लेता हूँ, दो अलग सेटिंग्स के साथ, राइट, तो मेरे को वो वॉल्यूम बैलेंस की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर अभी तक जो हमने बात करी। देखा आपने स्नेयर पे नोटिस हुआ कि स्नेयर कैसे लॉन्ग और शॉर्ट हो रही थी सिर्फ रिलीज बढ़ाने से, सबको समझ आया। तो अभी के लिए हमने ये सब डिस्कस कर लिया, अभी और कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा है वो हम फिर डिस्कस अभी करते हैं, बट पहले मेरे को अब सब बताओ कि सबको क्लियर हुआ ये चीज जो अभी तक हमने देखी है। जो लोग जी इंटरेक्ट सर। नहीं कर रहे वो लोग भी बता दो एक एक बार कि समझ आ रहा है, सिमरनजीत, डीप, लव। इस बोलो। आ गया, समझ आ सर एक गया। बीट सुनानी थी, सुन के साथ थोड़ा रिव्यू बता सकते हो सर, लास्ट देख में, सकते लास्ट हो में, थोड़ा कि कैसे बनी सर। लास्ट जी में। सर। जी सर। ठीक है, क्लियर, सबको समझ आया। हम्म। डीप, सिमरनजीत आपको समझ आया, लव आपको समझ आया। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बताओ कहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है। सर अभी मैं मतलब हेडफोन नहीं ना यूज कर रहा, तो शायद उसकी वजह अच्छा, से मुझे मतलब लेकिन क्लियर पॉइंट नहीं सुन। समझ आ गया, राइट, कि क्या क्या होता जी है। जी 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 जी। वो भी याद रखोगे ना, और यूज करोगे सेम उसी तरीके से, तो विद टाइम डेवलप हो जाएगा साउंड, समझ आने लग जाएगा ठीक सुन सुन के। और देखो सच ठीक है बता सर। रहा हूँ, पहले कुछ टाइम तो, एक दो महीने, तीन महीने तो मतलब आपको, आप अटैक रिलीज बढ़ा रहे होगे लेकिन आपको डिफरेंस नहीं फील हो रहा होगा, आपको बस वो नॉलेज है ना दिमाग में कि अच्छा इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, तो आपको जी जी समझ आ जी। जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं, वो समझ आने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो जो ईयर ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत टाइम लगता है। एयर ट्रेनिंग की सर कोई एक्सरसाइज वगैरह होती है जहाँ कोई कुछ साउंड वीडियोस? जिम करके एक वेबसाइट है, वो ट्राई कर सकते हो। साउंड जिम। साउंड जिम, हाँ, ठीक है सर। उसमें ट्राई कर सकते हो, लेकिन पेड है वो। तो ओके। ईयर ट्रेनिंग अगर इंटरेस्टेड हो, हम एक सेशन कर सकते हैं ईयर ट्रेनिंग का, मैं ही कुछ एक्सरसाइज बना दूंगा, और जी हम कर सकते हैं ईयर ट्रेनिंग, एक सेशन में ईयर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। अच्छा तो अभी बताओ मेरे को, ये सबको समझ आया, डीप आप कहाँ गायब हो, कोई बोल ही नहीं रहे।
आई गेस वो है नहीं है, एफ के। नक्षत्र सब समझ आया? इंटरनेट इश्यू होगा सर शायद। नक्षत्र हेलो। Yes. हाँ हाँ हूँ, यस आ गया, यस समझ समझ आ गया। गया? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर। तो बताओ कुछ क्वेश्चंस इसके रिलेटेड या किसी चीज के रिलेटेड कुछ भी पूछ लो, मतलब अभी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार कोई ना कोई पूछता है, पता नहीं अभी तक किसने नहीं पूछा वो क्वेश्चन, कि कंप्रेसर हर ट्रैक पे लगाना होता है। तो चलो आज मैंने पूछ लिया, बताओ इसका आंसर दो। हर ट्रैक पे लगाना होता है? नहीं सर। करेक्ट, हर बार नहीं जरूरत होती, राइट? क्योंकि एक चीज समझो, कंप्रेसर हम क्यों लगाते हैं? डायनेमिक रेंज कम करने के लिए। अगर सारे साउंड्स, मतलब एक बैकग्राउंड में छोटा सा पियानो भी बज रहा है या कुछ गिटार का भी कुछ साउंड है या फिर कोई एफएक्स भी है आपका, अगर हर साउंड को कंप्रेस कर दोगे, मतलब हर की वॉल्यूम बैलेंस कर दोगे, तो फिर पूरे मिक्स में कुछ डायनेमिक ही नहीं बचा ना। समझ रहे हो? डायनेमिक मतलब जिसकी वही रेंज हो, जिसमें ऊपर नीचे। और अगर वो नहीं रहा तो पूरा का पूरा गाना एक बॉक्स की तरह साउंड करेगा, एक पूरा ओपन स्पेस नहीं लगेगा, राइट? तो हर चीज भी एकदम कंप्रेस कर दोगे, दबा दोगे, तो वो फिर ब्रीद नहीं कर पाएगा आपका मिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एलिमेंट्स रहें थोड़े से डायनेमिक, राइट? और बाय डायनेमिक जब मैं बोलता हूँ ना कोई एलिमेंट डायनेमिक रहे, उसका मतलब यही है कि उसमें, समझ लो, डायनेमिक रेंज हो, ओवर कंप्रेस और वैसा ना हो, राइट? वोकल्स में ऑब्वियसली जरूरत है, क्योंकि वरना आपके कुछ वर्ड्स म्यूजिक से दब जाएंगे, और समझ रहे हो ना, वो क्लियर नहीं रहेगा आपको समझने में। तो जब आप गाना सुन रहे हो तो आप चाहते हो ना कि एक एक वर्ड समझ आए, राइट? तो कंप्रेशन उसमें तो बहुत एसेंशियल पार्ट है, कि एक एक वर्ड क्लियर ऊपर रहे मिक्स में, है ना? आपके वोकल से, आपका वोकल से, आपके इंस्ट्रूमेंट से, इन सबसे ऊपर रहे इन चीजों में, राइट? तो वही वॉल्यूम तो आपने बढ़ा दी, लेकिन अगर कुछ वर्ड्स की वॉल्यूम कम थी तो क्या करोगे, राइट? तो कंप्रेशन। सर क्लियर? एक डाउट था। हाँ। सर अपन एक क्वेश्चन कंप्रेसर था। लगाते हैं देन अपन उसको गेन क्यों देते हैं? अपन ने इसको वॉल्यूम कंप्रेस हम्म। कर लिया, अपन ने इसको एंड में गेन क्यों नहीं आया? जो एंड में अपन ने गेन रिड्यूस क्यों करी? ठीक है, और कोई भी पूछ रहा था कुछ? कोई और पूछ रहा था कुछ, साथ में पूछता रहा था? हाँ जी सर, मैं पूछ रहा था हाँ बोलो। कि सर मोस्टली कौन सी चीजों पर कंप्रेशर लगाना है, जैसे वोकल हो गई जहाँ वोकल पे तो लगेगा जिनकी ही, हाई है ना? वॉल्यूम। लाइव रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट पे तो लगेगा ही। ड्रम्स के जी ग्रुप पे लगा सकते हो, जी। गिटार्स पे लगा सकते हो। कोई भी चीज को थोड़ा सा मिक्स में फॉरवर्ड लाना है ना, तो कंप्रेसर से ला सकते हो। और वहीं पर कोई भी चीज को थोड़ा सा मिक्स में पीछे भी भेजना है, जैसे आपको लग रहा है कि ये बहुत फॉरवर्ड है, तो उस पर भी फास्ट अटैक और स्लो रिलीज रख के कंप्रेसर लगा सकते हो। बट तो सर मोस्ट, हाँ, ऐसे तो फिर EQ में भी हम वॉल्यूम जैसे थोड़ी अप कर सकते हैं उसके लो करके, तो फिर कंप्रेशर क्यों? जब किस पे? जैसे मान लीजिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि थोड़ी उसकी कोई आवाज दब रही है तो उसको थोड़ा फॉरवर्ड लेकर आना है, हाँ, तो वो तो हम EQ में भी कर सकते हैं। जैसे उसके तो थोड़े हाई हाइस बढ़ाकर और लो तो काट कर उसके। उसे उस स्पेसिफिक जगह पे करोगे, हाइस बढ़ाओगे, या पूरे ओवरऑल हाइस बनाने की बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं वही जानना चाहता हूँ ना कि कंप्रेशर और EQ में जब जब हम दोनों लगाते हैं, हम्म। उसमें भी हम मिड्स भी बढ़ाते हैं, हाइस भी बढ़ाते हैं, कई बार हम लोज कट हम्म। करते हैं, कई बार हम लोज रखते हैं, बाकी हाइस काट देते हैं। तो कंप्रेशर भी तो शायद वैसे ही काम करता है। कैसे? तो अगर देखो, अगर आपने इस वोकल पे EQ लगा के जो इसकी प्रोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज थी वो बूस्ट कर दी, ठीक है, और सपोज ये वोकल किसी गिटार से फाइट कर रहा था, तो आपने गिटार में भी EQ लगा के वो वाली फ्रीक्वेंसीज कम कर दी जो जिन जिन जगह पे ये फाइट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जी। किसी जगह पे सिंगर ने गाया ही बहुत क्वाइट है, तो आप कितना EQ कर लोगे, कितना वो कर लोगे, राइट? उसने गाया ही धीरे था, तो उसको तो ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा ना, वॉल्यूम से। समझे? तो आप थोड़ा सा कंप्रेशर और EQ का डिफरेंस बता सकते हैं कि जैसे मतलब कंप्रेसर से मतलब वॉल्यूम को दबाते हैं कि ऊपर उठाते हैं या इक्वल करते हैं? तो मेनली एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, ये जो वॉल्यूम में डिफरेंस है, यहाँ पर लाउड है, यहाँ पर क्वाइट है, ये डिफरेंस कम हो जाएगा, ये मेन रिजल्ट है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, कि थ्रेशोल्ड रखते हैं, और इससे इनका भी आंसर हो जाएगा जो उन्होंने पूछा था। थ्रेशोल्ड रखा, थ्रेशोल्ड के ऊपर जो साउंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, जैसे ये वाला साउंड, ये वाला साउंड और ये वाला साउंड, ये रिड्यूस हो गए, राइट? ये थ्रेशोल्ड के ऊपर थे, बाकी के साउंड रिड्यूस नहीं हुए,
ठीक है, तो हम काम कैसे कर रहे हैं, हम ऊपर के साउंड को रिड्यूस करते हैं, तो अब ये वाले साउंड रिड्यूस हो जाएंगे, और उस वजह से क्या होगा, थोड़ा क्वाइट हो गया आपका जो सिग्नल है। फिर हम मेकअप गेन देते हैं राहुल, ठीक है, उसके बाद हम मेकअप गेन देते हैं, जिससे जो वॉल्यूम गेन कम हुई है, जैसे कब सपोज ये इतना हो गया, तो ये वापस से इसको लिफ्ट कर दें, जहां पर वॉल्यूम कम हुई है वापस से बढ़ जाए, तो उससे इवेंचुअली क्या होता है, जो लाउडर पार्ट्स थे जैसे ये तीन, ये हमने जितने थे उतने ही लाके रख दिए वापस, लेकिन बाकी का पूरा वोकल लिफ्ट हो गया, आप समझे? क्लियर? तो जो तो आपने सर बात मेकअप पूछी गेन कि, अपन देंगे हाँ, तो एक्स्ट्रा कंप्रेसर होगा उस पे। नहीं नहीं, मेकअप गेन हमेशा बाद में होता है। तो अगर आप किसी भी कंप्रेसर को यूज करोगे ना, तो जैसे प्रोसी ही लगाया था हमने यहाँ पर, हाँ, तो देखो जो भी मेकअप गेन होता है ना, वो हमेशा कंप्रेशन के बाद होता है, जैसे इसमें वेट गेन है, तो जब भी आप इसको इंक्रीज करोगे, जो कंप्रेशन हो चुकी है उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अगर आपने ऐसा करा कि जाके पहले बढ़ा दी वॉल्यूम कंप्रेसर से, तो ऑब्वियसली हाँ ज्यादा, फिर क्या होगा, जो आपने अभी बात बोली कि और ज्यादा कंप्रेशन होने लग जाएगी। तो हमेशा हमें सर वॉल्यूम उस प्रोसेस के बाद बढ़ानी होती है, और इसी को गेन स्टेजिंग बोलते हैं। गेन स्टेजिंग होती है हर एक पॉइंट पे, मतलब जब आपने EQ लगाया, जब आपने कंप्रेशन लगाया, जब आपने सैचुरेशन लगाया, अगर कोई वॉल्यूम डिफरेंस आया है, तो उसको बैलेंस करना, उस वॉल्यूम डिफरेंस को, वो होता है हमारा गेन रिडक्ट, मेकअप गेन, या फिर गेन स्टेजिंग। ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको वॉल्यूम को वापस से बैलेंस करना होता है। क्यों करते हैं, इतना क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? सैचुरेशन आपने लगा दिया, सैचुरेशन से सोचो साउंड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया, क्योंकि वैसे ही अच्छा लग रहा था, फिर आपने वॉल्यूम वापस मैच नहीं करी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गई, राइट, कंप्रेशन से वॉल्यूम कम हो रही है, सैचुरेशन से बढ़ रही है सपोज, है ना? तो आपने वॉल्यूम मैच नहीं करी, अब आपने बहुत बाद में मिक्स में डिसाइड किया कि ये सैचुरेटर अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऑफ कर देता हूं। तो जैसे ही आप ऑफ करोगे, पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि जैसे ही आप कोई भी प्लग इन ऑफ कर रहे हो, चाहे वो सैचुरेटर का हो चाहे कंप्रेसर का हो, उसकी वजह से वो प्रोसेस में जो उसकी वॉल्यूम थी वो चेंज ना हो जाए, राइट? वरना अगर आपने सैचुरेशन लगाया और आपने कहा हाँ इतनी वॉल्यूम ठीक है, सैचुरेशन लगाने के बाद आपने यहाँ फेडर से वॉल्यूम चेंज कर दी, सपोज यहाँ से चेंज कर दी वॉल्यूम, ठीक है, सैचुरेशन लगाया वॉल्यूम चेंज कर दी, उसके बाद आपने बहुत बाद में डिसाइड किया कि ये तो नहीं चाहिए, सैचुरेटर ऑफ कर देता हूँ, फिर आपको वापस जाके यहाँ वॉल्यूम बढ़ानी ही पड़ जाएगी, क्योंकि समझ रहे हो ना, वो जो वॉल्यूम थी वो सैचुरेशन की वजह से ही बढ़ी थी। तो इसलिए हर एक प्रोसेस के बाद जाके गेन स्टेज कर लेना चाहिए, वरना पूरा चेंज हो जाता है। और अब अगर आपने सैचुरेटर के बाद कंप्रेसर लगाया था, तो और दिक्कत हो जाएगी अब। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा कंप्रेसर का थ्रेशोल्ड भी चेंज करना पड़ेगा। तो समझ लो एक प्लगइन अगर बाद में आपको प्रोसेस में ऑफ करना पड़ा, तो उसकी वजह से पूरा हिल जाता है, सारा सारा सिस्टम हिल जाता है आपका। क्लियर? इसलिए हम गेन स्टेजिंग करते हैं हर एक स्टेप पे। और सिमरनजीत, आपको समझ आया कि EQ में आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, ये तो आप वॉल्यूम कम कर रहे हो। तो अगर आप किसी, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये जो 2.5 या 2.5, ये 2 से 3 के की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से हमें क्लैरिटी मिलती है, राइट? जो मैंने आपको समझाया था ना, टेलीफोन कंपनीज भी इसी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करती हैं, जिससे आपकी जो वॉइस है फोन पे वो क्लियर सुनाई दे, राइट? तो ये फ्रीक्वेंसी हम भी बूस्ट करते हैं थोड़े से वोकल्स को क्लियर करने के लिए। बट अगर मैं इसको कितना भी बूस्ट कर लूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर वो था ही कम वॉल्यूम में, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, राइट? अगर कोई साउंड ही कम वॉल्यूम में है, तो मैं इसकी कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूँ, इन दी एंड तो उसकी वॉल्यूम ही बढ़ानी पड़ेगी, राइट? क्लियर? जी सर। ठीक है, और बताओ किसी को और कुछ क्वेश्चंस? सर मेन काम तो ईक्यू ईक्यू का यही है ना सर, कि क्लैरिटी डालना वोकल वगैरह में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तीन मेन पर्पस है। पहला तो है जी सर। मडीनेस, या फिर जो क्लीनिंग पार्ट हो गया, राइट? मैंने आपको समझा जी था लो सर। कट करोगे, अगर लो जी एंड सर। में ज्यादा अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है, जैसे वोकल में लो कट किया, राइट? ये जी है सर। ना, क्लीनिंग के लिए। अब कहीं पर कोई गंदी फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये रूम टोन होती है, जहाँ पर रूम में ज्यादा जो रूम का एक गंदा सा टोन आता है, वो क्लीन कर जी दिया, सर। है ना? जी सर। सब कुछ ये हो गया क्लीनिंग। कोई भी कहीं पर भी रेजोनेंस है, गंदा सा कोई फ्रीक्वेंसी आ गया, ये सब रिमूव करना क्लीनिंग हो गया। नेक्स्ट पार्ट जी आता है सर। टोन शेपिंग। अब टोन शेपिंग क्या होता है? किसी साउंड को अगर आप लो मिड्स में बढ़ाओगे, तो वो वार्म फील होगा, पूरे लोज में बढ़ाओगे तो बेस हैवी लगेगा, हाईज में बढ़ाओगे तो क्रिस्पी लगेगा, क्लियर लगेगा, है ना? हाईज कम जी करोगे सर। तो साउंड डल लगेगा। समझ रहे हो ना कैसे?
तो किसी साउंड को डल लगाना जी है तो सर। हाइस कम करोगे तो डल लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरे के पूरे मिक्स में ये ईक्यू लगाएं, देखो यही चीज ऑब्वियसली इंडिविजुअली करोगे, बट मैं अगर पूरे मिक्स में दिखाऊं तो ये देख रहे हो आप, तो देखो मैं ये कम करूंगा तो मिक्स डल हो रहा है जी ना, सर। हाइट कम करने से। लोज बढ़ाने से बेस हैवी हो रहा है। दो मिड्स बढ़ाने से वार्म हो रहा है देखो। और यहाँ हाइस बढ़ाने से थोड़ा ट्रेबल बढ़ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्रिस्पी जी हो रहा सर। है। ठीक है ना। तो ये हो गया टोन शेपिंग। सबसे पहले क्लीनिंग कर दी, फिर हो गई टोन शेपिंग। जो सेम टोन शेपिंग हमने वोकल्स पे करी थी अपने, है ना, वोकल्स को अपने हिसाब से टोन शेप करना। वोकल्स के हाइस बूस्ट कर रहे हो तो क्रिस्पी बन रहे हैं, हाइस कट कर रहे हो तो वोकल थोड़े से डल बन रहे हैं। डिपेंड करता है राइट, आपको कैसे वोकल्स चाहिए। ठीक है, ये हो गया टोन शेपिंग। और तीसरा फंक्शन होता है मास्किंग अवॉइड करना। मास्किंग मतलब EQ में भी सेम फ्रीक्वेंसी थी, जैसे आपको अगर याद होगा इस जगह पे हमने नोटिस किया था कि यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी थी और इधर भी सेम फ्रीक्वेंसी थी राइट, वोकल्स की। तो हमने जी इधर सर। से वो वाली फ्रीक्वेंसी कम कर दी थी, वो भी हमने सिर्फ मिड में कम करी है। ये हमने क्या किया, टोन हमने ये मास्किंग अवॉइड करी है। तो तीन मेन पर्पस है आपके EQ: क्लीनिंग, टोन 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 शेपिंग या टोन फिर टोनल शेपिंग। बैलेंस, जी और सर। लास्ट है आपका मास्किंग अवॉइड करना। मास्किंग सर। जी सर। क्लियर। जी सर। फिर ग्लू कंप्रेसर सेम चीज होती है, सेम कंप्रेसर अब यूज हम करते हैं जाएंगे, उसको अपन, या फिर हाँ अब उधर उस व्हाट डायरेक्शन इज जाएंगे एक्चुअली हम, द चलो वर्क ऑफ ग्लू कंप्रेसर? उस डायरेक्शन जाते हैं। उस डायरेक्शन पे जाने से पहले एक चीज और बता देता हूँ कि ऑब्वियसली मेकअप गेन होता है राइट। मेकअप गेन आपको पैरामीटर पता है, एक नी करके होता है कंप्रेसर में। ठीक है, नी समझाना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये देखो नी से क्या हो रहा है। अगर आप देख रहे हो नी, देख रहे हो, अगर मैंने नी एकदम कम रखा है तो ये जो लाइन है, फुल स्क्रीन, ये जो लाइन है ये देख रहे हो कितनी एक्सट्रीम हो रखी है। और यहीं पर नी को सॉफ्ट करेंगे, स्मूथ करेंगे तो कितनी स्मूथ लाइन है। तो एक्चुअली में क्या है, नी ना सिर्फ और सिर्फ जो इमरान ने स्टार्टिंग में पूछा था कि रेशियो बढ़ाने से हार्ड हो रहा है। अब रेशियो बढ़ाने से कहीं ना कहीं हार्ड हो रहा है, लेकिन रियल प्रिंसिपल यही है रेशियो का कि रेशियो से कंप्रेशन ज्यादा हो रही है। अब हार्ड या सॉफ्ट होता है नी से। तो नी क्या होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कंप्रेशन के अंदर दो टाइप के साउंड्स है। एक है कम थ्रेशोल्ड के ऊपर वाले साउंड्स और एक है थ्रेशोल्ड के नीचे वाले साउंड राइट। तो जो साउंड थ्रेशोल्ड के ऊपर है वो कंप्रेस होता है, जो साउंड थ्रेशोल्ड के नीचे है वो कंप्रेस नहीं होता है। और यही लाइन से भी डिफाइंड हो रहा है। वो देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है राइट, इस लाइन से डिफाइन हो रहा है ना। इस लाइन के ऊपर वाले साउंड कंप्रेस हो रहे हैं, नीचे वाले साउंड कंप्रेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है। नी क्या करता है, नी सिर्फ कंप्रेस्ड साउंड मतलब ऊपर वाला साउंड और अनकंप्रेस्ड साउंड जो कि नीचे वाला साउंड है, उनके बीच में जो ट्रांजिशन है वो कैसे होगी ये डिसाइड करता है। और उस वजह से साउंड हार्ड या सॉफ्ट लगता है। तो अगर नी हार्ड है तो क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन जैसी वो कंप्रेशन है, जो साउंड कंप्रेस्ड है उससे जब वो अनकंप्रेस साउंड पे ट्रांजिशन होगी, मतलब रिलीज बंद हुआ, साउंड ट्रांजिशन किया, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिवली जाएगा। और वहीं पर नी को जब फास्ट करेंगे, सॉरी नी को जब स्मूथ करेंगे तो वो स्मूथली जाएगा। नी एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है जो रिलीज के साथ आप कंबाइन करके थोड़े से साउंड को और एग्रेसिव या और लूज या टाइट कर सकते हो राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा स्मूथ रिलीज रखना है, लेकिन है ना, थोड़ा सा क्विक नहीं रखना रिलीज, आप चाहते हो कि स्लो रहे रिलीज, बट आप फिर भी थोड़ा सा हार्ड चाहते हो, तो फिर नी का काम आएगा राइट। और वही उल्टा, जब आपको चाहते हो कि आप, अगर आप चाहते हो कि क्विक रिलीज रहे लेकिन यार वोकल थोड़े स्मूथ रहे, तो फिर थोड़ा सा नी बढ़ा सकते हो। ठीक है। बट मोस्टली नी जो कंप्रेसर का जो पैरामीटर है वो आप मतलब अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ अटैक रिलीज से काम हो जाएगा। और जो हार्डवेयर कंप्रेसर्स होते हैं, जैसे जो पुराने कंप्रेसर्स होते थे, उनमें जो नी है, सॉरी उनमें जो रेशियो है, रेशियो के साथ ऑटोमेटिकली नी चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे आप रेशियो बढ़ाते हो नी चेंज होता है। और यही होता है ग्लू कंप्रेसर पे भी। तो अगर आप एबल्टन का ग्लू कंप्रेसर यूज करते हो तो उसमें जैसे जैसे आप रेशियो चेंज करते हो आपका नी भी एग्रेसिव होने लग जाता है। और ऐसे बहुत कंप्रेसर्स में होते हैं। अब ग्लू कंप्रेसर क्या, तो अब क्या नाम है, राहुल आपने कौन सा करा है ग्लू कंप्रेसर यूज? ग्लू कंप्रेसर मैंने LA2A ट्यूब कंप्रेसर ही लिया है, वो एल ए टू ए अभी ग्लू स्टार्टिंग के कंप्रेसर लिए। नहीं है। हाँ? एल ए टू ए तो ग्लू कंप्रेसर नहीं है, एल ए टू ए तो ऑप्टिकल कंप्रेसर है।
नहीं, मेरे को आइडिया नहीं था कि अच्छा, वो तो अलग काम ग्लू करेगा, कंप्रेसर ये आपने अलग टर्म काम सुना करेगा। है, फेमस टर्म है, कहाँ सुना है? क्या चीज? ग्लू कंप्रेसर बहुत फेमस टर्म है, तो आपने कहाँ सुना है वही बताइए। मोस्टली मैं 3 महीने से करता आ रहा हूँ, तो हर कोई हम्म। कोर्सेज में, हर कोई वीडियो में कहते हैं एंड में ग्लू कंप्रेसर लगाओ मास्टरिंग पे, स्टार्टिंग में मत लगाओ, कि वो वोकल्स एंड बीट्स ऐसे ग्लू हो जाए, चिपक जाए, कि वो एक फील करें। एंड में लगाना चाहिए, गलत नहीं है, एंड में ग्लू कंप्रेसर लगाना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। ठीक ओके। है, ग्लू कंप्रेसर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। बस पे, उस हाँ, बस पे, ड्रम बस पे, ड्रम बस से लेके और साइड मास्टर से चेन। लेके डायरेक्ट वोकल पे हर जगह ग्लू कंप्रेसर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो कोई ग्लू, फ्री ऑल्टरनेटिव या फिर हाँ कोई पेड बहुत है फ्री ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव बताऊंगा। तो ग्लू कंप्रेसर, देखो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, उसकी ये बात गलत नहीं है कि ग्लू कंप्रेसर एंड में लगाना चाहिए, अच्छी, हाँ एंड में लगाना चाहिए, बट कहीं पर भी लगा सकते हो। उसका लॉजिक सिंपल है। आपने ये नाम सुना होगा, SSL G कंप्रेसर। तो ये है हमारा SSL G कंप्रेसर, ये आपने देखा होगा, वेव्स वेव्स का? वाला। हाँ, ठीक है। तो जो SSL G कंप्रेसर है, वो एक्चुअली में एक SSL चैनल स्ट्रिप थी, उसका पार्ट था। ठीक है। और उसी के ऊपर हमने ये क्रिएट किया, ये देखो आपको दिख रहा होगा। तो देखो ये पूरा चैनल स्ट्रिप है ना, ये कंप्रेसर देखो यहाँ पर है, उसके अंदर चैनल स्ट्रिप के, देख रहे हो यहाँ। तो ये चैनल स्ट्रिप के अंदर आता था, कोई अलग से हार्डवेयर या आउटबोर्ड कंप्रेसर नहीं था। ये SSL G चैनल स्ट्रिप थी, उसके अंदर ये कंप्रेसर हुआ करता था। ठीक है। अब जी कंप्रेसर क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि ये ग्लू बहुत अच्छा करता था साउंड को साथ में, और इसी से हमारा ग्लू कंप्रेसर बन गया। ठीक है। तो ग्लू कंप्रेसर सिर्फ एक नाम है, कोई भी एसएसएल यूज करोगे सेम काम करेगा। ठीक है। तो हमारे पास बहुत एसएसएल हैं, और उनको मोस्टली हम एसएसएल को क्यों हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसएसएल बहुत, पहली चीज तो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कंप्रेसर्स होते हैं एसएसएल, डिजिटल कंप्रेसर के बाद। तो हम डिजिटल कंप्रेसर की बात नहीं कर रहे। ठीक है। अभी आपने जब डिजिटल कंप्रेसर देखा, तो मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं जरा। तो प्रो सी जो एक डिजिटल कंप्रेसर है, और आपका SSL G कॉम जो कि एक हार्डवेयर कंप्रेसर है, ये तो गलत वाला खुल गया। हम्म। तो जो आपका क्या नाम है, प्रोसी है जो एक डिजिटल कंप्रेसर है, और ये एक हार्डवेयर कंप्रेसर है, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे, रेशियो देखो आपके पास कितने, 2 4 10, राइट। सिर्फ 2 4 और 10। और अटैक कितना है, 0.1 0.3 1 3 10 और 30। सेम रिलीज में भी देखोगे कोई कुछ कुछ सेटिंग्स ही हैं, राइट। तो हार्डवेयर में लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि ये पुराने हैं, राइट, पुरानी चीजों में लिमिटेशंस होती हैं। अगर आप EQ भी देखोगे पुराने, तो आप देखोगे उनमें भी लिमिटेशंस होती थी। डिजिटल कंप्रेसर, डिजिटल EQ में कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखो देखो मैं 0.005 भी रख सकता हूँ, 0.006 भी रख सकता हूँ, और देखो पूरा मैं पूरी होल रेंज ऑफ मोशन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कितना अटैक चाहिए, राइट। 250 मिली सेकेंड्स तक। सेम रिलीज में देखो, रेशियो में भी मैं 1:1, 1.5 1.25, ऐसे कितना भी रख सकता हूँ, राइट। देख रहे हो, पूरी की पूरी रेंज है मेरे पास। तो यही चीज़ होती है, जो डिजिटल कंप्रेसर्स होते हैं उनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्रीडम आती है, और हार्डवेयर कंप्रेसर में फ्लेक्सिबिलिटी फ्रीडम नहीं होती है। ठीक है। तो यही जो हार्डवेयर हमारा था SSL G कॉम, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो ना कि यार इतने कम सेटिंग्स हैं, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर भी बाकी जैसे आप LA2A देखोगे, उसके अंदर तो कोई सेटिंग्स ही नहीं होती, राइट, है ना। तो LA2A में तो कोई सेटिंग ही नहीं चाहिए, गेन रिडक्शन की नॉब है। तो वो जितने आप और कंप्रेसर यूज करोगे, बहुत लिमिटिंग हो जाते हैं वो। तो इसीलिए सारे कंप्रेसर्स हर जगह नहीं यूज कर पाओगे। जैसे LA2A वोकल्स पे ही अच्छे लगेंगे, लेकिन मास्टर पे नहीं अच्छा लगेगा LA2A, क्योंकि बहुत स्लो रिलीज है। अगर इतना स्लो रिलीज और इतना स्लो अटैक मास्टर पे लगा दिया, तो गाना टाइट ही नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ अलग सिचुएशंस में आपको अगर स्मूथ करना है तो लगा सकते हो, बट मोस्टली नहीं लगाओगे, राइट। तो SSL G कॉम्प जो है हमारा, जो ग्लू कंप्रेसर है, या फिर जो हमारा ये VCA कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर बहुत फ्लेक्सिबल है, लाइक सबसे ज्यादा कम फ्लेक्सिबल कंप्रेसर है ये।
कंपेयर टू, मतलब जब हम इसको ऑप्टिकल कंप्रेसर, फेट कंप्रेसर या फिर ट्यूब कंप्रेसर से कंपेयर करते हैं, उस मामले में ये वाला कंप्रेसर सबसे फ्लेक्सिबल है। इसलिए इसको हम डायरेक्टली वोकल्स पे भी डाल सकते हैं। क्यों? वोकल्स पे क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा स्लो अटैक और फास्ट रिलीज, वो वाली सेटिंग इसमें मिल जाती है ना। अब हम इसको ड्रम्स पे भी लगा सकते हैं, ड्रम्स में भी हमें स्लो अटैक चाहिए और फास्ट रिलीज चाहिए पंचीनेस के लिए, वो सेटिंग भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, LA2A क्यों नहीं लगा पाएंगे ड्रम्स में? क्योंकि उसमें फास्ट रिलीज है ही नहीं, उसमें स्लो अटैक है, स्लो रिलीज है, तो इसलिए नहीं लगा सकते, समझे? इसलिए लिमिटेशन आती है। अच्छा, ट्यूब कंप्रेसर हर जगह वैसे लगा सकते हो, बट ट्यूब कंप्रेसर में भी मोस्टली जो सेटिंग्स है ना वो फास्ट रहती हैं, स्लो सेटिंग्स नहीं है ट्यूब कंप्रेसर में। लेकिन ट्यूब कंप्रेसर का जो रेशियो, नहीं रेशियो, हाँ रेशियो होता है, वो उतना हार्ड नहीं होता, तो इसलिए फास्ट अटैक भी इतना एग्रेसिवली नहीं काम करता, तो इसलिए ट्यूब कंप्रेसर भी अलग अलग जगह पे ट्राई कर सकते हो, है ना। बट वहीं पर फेट कंप्रेसर है, अब फेट कंप्रेसर क्या है, वो एकदम ऑप्टिकल का उल्टा होता है, वो सिर्फ फास्ट वर्क करता है, तो उसको हर जगह नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अब फास्ट अटैक फास्ट रिलीज, तो वोकल्स पे लगाओगे तो पीक्स पकड़ सकते हो, है ना, पीक्स जो ऊपर पतली वाली पीक्स आती है उनको कैच कर सकते हो, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली वोकल्स पे नहीं यूज कर पाओगे, राइट, या फिर पियानो में नहीं यूज कर पाओगे फेट कंप्रेसर को, राइट, अनलेस कुछ क्रिएटिव ट्राई कर रहे हो, तो इसलिए आप समझ रहे हो हर कंप्रेसर की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। अभी हम डिजिटल कंप्रेसर्स की बात नहीं कर रहे, डिजिटल कंप्रेसर में तो आप जो करना है कर लो, है ना, पूरी फ्रीडम है। हार्डवेयर में लिमिटेशंस होती हैं। सारे कंप्रेसर्स को मिला के सबसे ज्यादा फ्रीडम हमें SSL जी कॉम्प ही देता है। और आपने सेम यही कंप्रेसर देखा होगा वेव्स वाला, और आपने देखा होगा सब लोग इसको कहीं पर भी यूज करते हैं, और इसका यही रीजन है, क्योंकि ये बहुत फ्रीडम देता है। इसमें आप फास्ट अटैक भी रख सकते हो, स्लो अटैक भी रख सकते हो, फास्ट रिलीज भी रख सकते हो, स्लो रिलीज भी रख सकते हो, तो इसलिए ये कंप्रेसर बहुत फ्लेक्सिबल बन जाता है। इसलिए ये ग्रुप्स पे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये कंप्रेसर कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि इसको सिर्फ ग्रुप पे, मास्टर के एंड पे ही लगाना है, ठीक है। ऑल्सो ये हर जगह इसलिए भी अच्छा लगता है और ग्रुप पे भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर कोई कलर नहीं है। तो बाय द वे ये एक, जैसे आपका डिजिटल कंप्रेसर होता है वो कोई टोन नहीं देता, ये कंप्रेसर भी कोई टोन नहीं देगा, नेचुरल साउंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हम सुनते हैं एक बार, अगर कंपेयर करना चाहो तो मैं इसको एक ट्यूब कंप्रेसर से कंपेयर करता हूँ, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो अब पूरे मिक्स बस में लगा दिया है ना, जो आपने बात करी मास्टर पे लगा सकते हो, चलो मास्टर पे लगा दिया। बहुत हल्का सा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस फास्ट ट्रैक, स्लो रिलीज और हल्का सा कंप्रेस, ठीक है, 4 dB का कंप्रेशन हो रहा है। तो मेकअप गेन अगर देखते हैं, ठीक है तो देते हैं, ऑफ करके देखते हैं, नहीं ठीक है, ऑलरेडी सेट हो रखा है मेकअप। सुन पा रहे हो? समझ आ रहा है? अगर आप नोटिस करो, कंप्रेसर को मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा पंची हो रहा है साउंड, हल्का सा, लेकिन कोई टोन चेंज नहीं आया। अब मैं इस पे यूज करता हूँ, क्या नाम है, फेयर चाइल्ड, फेयर चाइल्ड ही करें, या फिर चलो फेयर चाइल्ड ही कर लेते हैं, या फिर ये यूज करते रुको। तो अब ये हम, मैं ट्यूब कंप्रेसर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अब ट्यूब और इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो सिमिलर सी सेटिंग्स रखेंगे, ठीक है। वही अटैक थोड़ा सा स्लो, इसका काफी स्लो हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत स्लो नहीं जा रहा, और क्विक फास्टेस्ट रिलीज, और देखो इसका शायद चेक करते हैं, रेशियो भी सेम रखा है मैंने, ठीक है, थोड़ा सा अटैक, तो मैं कंपेयर कर लूँ एक बार अटैक, इसका अटैक बहुत स्मूथ है, मीडियम रखते हैं फिर, ठीक है, मीडियम में थोड़ा पीछे, ओके, थोड़ा सा कंप्रेशन देते हैं। बट आप नोटिस करो ज़्यादा कंप्रेशन मैंने दिया ही नहीं है अभी, बट स्टिल बहुत शटल कंप्रेशन किया है। थोड़ा सा मेकअप गेन चेंज करते हैं, और आप नोटिस करो, अब जब हम पहले इसको सुनेंगे, जो हमारा नॉर्मल ग्लू कंप्रेसर था, जो एक VCA कंप्रेसर है, नॉर्मल क्रिस्पी थिन साउंड आ रहा है, नॉर्मल है। अब इसको सुनो, थोड़ा बेस हैवी लग रहा है, वार्म लग रहा है, डीप और डार्क लग रहा है, देखो
थोड़ा सा डार्क टोन है और इसकी थोड़ी सी ब्राइट और नेचुरल टोन है। हो रहा है कुछ डिफरेंस फील? बहुत सटल है, शायद ना समझ आए, बट जिस जिसको आ रहा है बता। देखो नोटिस करो हाईज में और स्नेयर पे, हाई और स्नेयर पे नोटिस करो। और अब नोटिस हो रहा हाई हैट उतने नहीं और स्नेयर भी उतनी, और जो वार्मथ है बीच में लो एंड है वो थोड़ा बेस हैवी हो रहा है, देख रहे हो? थोड़ा सा डेप्थ सी ऐड हो रही है सर, जैसे डेप्थ आ रही है, पानी के इसमें डेप्थ नहीं पानी है, के देख रहे अंदर। हो? सिंपल नेचुरल है। जी सर, जैसे ये पानी के देखो अंदर कुछ सॉन्ग डीप चलती है सर, बेस आ वैसे रहा कुछ। है, डीप जी बेस आ रहा सर। है, राइट? जी सर। तो ये वार्मथ ऐड कर रहा है, सिंपल। तो ये ट्यूब कंप्रेसर सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वार्मथ ऐड करने के लिए। वार्मथ एक्चुअली कुछ नहीं होती, आपकी जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है, प्रो खोल के दिखाता हूँ। तो आपकी जो लो मिड फ्रीक्वेंसीज होती है यहाँ पर, ये वाली, यहाँ, ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी जी सर। इंक्रीज करता है ये वाला कंप्रेसर, ट्यूब कंप्रेसर। तो जैसे हम ट्यूब कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा भारी और डीप लग रहा है गाना, थोड़ा सा डेप्थ आ रही है। तो जो मैंने अभी चीज समझाई, देखो ना, अब हमारे पास जितने भी टाइप ऑफ कंप्रेसर है, अभी हमने दो समझे, ट्यूब कंप्रेसर समझा और वीसीए कंप्रेसर समझा, ठीक है? अब जी वीसीए सर। मैंने आपको क्या बताया, फ्लेक्सिबल होता है, कुछ भी कर सकते हो वीसीए कंप्रेसर में। ट्यूब कंप्रेसर में मैंने क्या समझाया, फ्रीडम नहीं होती ज्यादा। जो मैं यूज कर रहा हूँ ये एक बहुत ही डिजिटल फॉर्म ऑफ ट्यूब कंप्रेसर है। अगर मैं आपको एक एक्चुअल पुराना कोई जैसे फेयर चाइल्ड दिखाऊं, इसमें तो कोई सेटिंग्स ही नहीं है, देखो, मतलब है बट बहुत लिमिटिंग है। देखो इसमें टाइम कांस्टेंट है, अटैक रिलीज नहीं है। टाइम कांस्टेंट में आपके 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 पे एक स्पेसिफिक अटैक रहेगा, एक स्पेसिफिक रिलीज रहेगा। 2 पे एक स्पेसिफिक अटैक रहेगा, स्पेसिफिक रिलीज रहेगा। अगर ऐसा है ना कि आपको 2 का अटैक चाहिए और 1 का रिलीज चाहिए, वो भी नहीं कर सकते। और इसकी मैनुअल खोलनी पड़ती है चेक करने के लिए कि 1 पे कितना अटैक है, 2 पे कितना अटैक है। देखो यहाँ पर इसकी मैनुअल पे दिख जाएगा कि ये रहा कि पोजीशन 1 में देखो 200 माइक्रो सेकेंड्स और 300 मिली सेकेंड। तो देखो माइक्रो सेकेंड्स कितना क्विक चल रहा है, माइक्रो, मिली भी नहीं, माइक्रो सेकेंड्स है। फिर से 200 माइक्रो सेकेंड्स और 800 मिली सेकेंड्स। तो देखो 1 और 2 में ये डिफरेंस है, राइट? फिर 3 पे वो जी है सर। 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हैं, यही यही यूज करना पड़ेगा, इसी सेटिंग्स में यूज करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो माइक्रो सेकेंड्स बहुत फास्ट है ये, लेकिन मैंने आपको बताया ना इसका रेशियो उतना ज्यादा नहीं होता। तो उस वजह से ये इतना एग्रेसिव नहीं लगता कि जितना होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत क्विक है। बट इन दी एंड ये एक क्विक कंप्रेसर ही है, राइट? तो इसमें मोस्टली आप वो पंची साउंड नहीं अचीव कर पा रहे हो, लेकिन ये एक वार्मथ ऐड करता है ये। ठीक है, और यहीं पर जो वीसीए कंप्रेसर है वो ट्रांसपेरेंट है, उस पर आप अटैक फास्ट भी कर लो, स्लो भी कर लो, जो भी करना है कर लो। प्लस ये ट्रांसपेरेंट है, वार्मथ नहीं ऐड करता, कुछ नहीं ऐड करता, समझे? जी सर। जी सर। ठीक है, तो ऐसे आप चूज कर सकते हो। अब आपको क्या है कि आपने मिक्स कर रहे हो, आपको डिसाइड करना है कि मेरे को वो लो एंड में वार्मथ चाहिए या फिर मेरे को ट्रांसपेरेंट चाहिए, है ना? अब जैसे लोग कहते हैं कि जी सर। अपने मिक्स बस में हर बार, जैसे अभी वो बता रहे थे, राइट, कि मिक्स बस में लास्ट में मास्टरिंग में वीसीए कंप्रेसर लगा दो, मतलब ग्लू कंप्रेसर लगा दो, पूरा मिक्स ग्लू हो जाएगा। तो पर्सनली मैं तो कभी ऐसे नहीं करता कि मेरे को ग्लू लगाना है तो मैं सिर्फ एक ग्लू लगा दूंगा और मेरा काम हो गया। मैं ट्राई करूंगा कि ट्यूब कंप्रेसर कैसे साउंड कर रहा है, राइट? अभी मैंने लास्ट गाने में जो सेटिंग्स यूज करी है, जरूरी नहीं इसी सेटिंग इस गाने में भी वही काम आए, राइट? इस गाने में भी ट्यूब कंप्रेसर बेटर लगे तो मैं ट्यूब ट्राई करूंगा। वीसीए, और मैं तो वीसीए भी डिफरेंट ट्राई करता हूँ, जैसे ये है जी एसएसएल जी कंप्रेसर, राइट? फिर मेरे को एक ये वाला भी बहुत पसंद है। अब ये है हमारा एसएसएल बी कंप्रेसर। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो, बस इनका लेआउट डिफरेंट है, बट देखो सेम सेटिंग्स है, रेशियो भी 2 4 8 10, राइट? सेम रेशियो, सेम अटैक, सेम रिलीज। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड और थोड़ा सा लेस ट्रांसपेरेंट है। जैसे ये वाला बहुत ट्रांसपेरेंट था ना, ये थोड़ा सा बोल्ड है, थोड़ा सा एक लो एंड में भी बोल्ड लगता है मेरे को। तो ये कहीं मतलब ट्यूब कंप्रेसर की तरह नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन ये कहीं ना कहीं समझ रहे हो, वो वार्म सा थोड़ा सा बोल्ड कैरेक्टर दे देता है, जो हमें मतलब फ्रीडम भी मिल जाती है साथ में, राइट? जैसे ट्यूब में तो वो फ्रीडम नहीं थी, राइट? बट इसमें वो फ्रीडम भी मिल गई और वो वैसा टोन भी आ जाता है, थोड़ा सा एग्रेसिव टोन आ जाता है। और फिर अपने पास एक एक वर्टिगो भी है,
ये भी एक काफ़ी अच्छा VCA का ऑल्टरनेट है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें ज़्यादा फ्रीडम है। और तो मैं तीनों ट्राई करता हूँ और फिर इन तीनों के बाद डिसाइड करता हूँ कि मेरे को कौन सा यूज़ करना है, राइट, जो बेटर दे रहा हो फिर। अब एक और बहुत अच्छा फेमस VCA कंप्रेसर है, और मोस्टली मैं कभी नहीं यूज़ करता, बट अभी मैंने एक गाने में इसको ट्राई किया, मेरे को ये बेटर लगा, राइट। तो ये डिस्ट्रेसर है, ये कुछ सिचुएशन में ये अच्छा लग जाता है, राइट। तो वही चीज़ है। बाकी ये किसी को इंटरेस्ट है इन सारे कंप्रेसर्स को इन डेप्थ पढ़ने में, तो मेरे को बता सकते हो, मेरे कोर्स में ऑब्वियसली ये सब कुछ इंक्लूडेड है। और मैं पर्सनली 2-3 एकेडमीज में पढ़ा चुका हूँ, आप में से कुछ लोगों को पता है कि बेसलैम में भी पढ़ा चुका हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एकेडमी नहीं है, मैंने क्योंकि बहुत लोगों से बात करी है, बहुत नाम नहीं लूंगा किसी का, बट बहुत एकेडमीज में बात करी है, कोई एकेडमीज इन कंप्रेसर्स के बारे में नहीं पढ़ाती। तो अगर क्योंकि, और मैं आपको एक लॉजिक भी दूंगा कोई क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि आधे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ये सब जानने का, राइट। बहुत लोगों को बस इतना होता है यार, मैं अपने वोकल मिक्स कर दूं, शॉर्टकट शॉर्टकट मार के इजी इजी कर दूं। बट अगर किसी को है इंटरेस्ट इतना इन डेप्थ घुसने का, इतना अच्छी एक मतलब एक टॉप लेवल इंजीनियर जितनी नॉलेज गेन करने का, तो वही उनको फिर इन चीजों में इंटरेस्ट आता ही है, राइट। क्योंकि देखो एवरेज साउंड तो सब दे रहे हैं, राइट। अगर एक रैपर को नहीं पता कि मेरे वोकल्स पे कौन सा कंप्रेसर सबसे बढ़िया सूट करता है, तो फिर क्या फायदा, राइट। जैसे अगर आप ट्रेविस स्कॉट को देखोगे तो वो CL1B यूज करता है, CL1B भी एक ट्यूब है शायद, CL1B। तो ट्रेविस स्कॉट क्यों CL1B यूज करता है, राइट, उसका एक स्पेसिफिक रीजन होगा ना। और अभी आप देख लो, अगर आपको नहीं पता कि आपका फेवरेट गो टू कंप्रेसर कौन सा है जो आपकी वॉइस को सबसे ज्यादा जस्टिस देता है, तो फिर क्या फायदा, राइट। एवरेज तो सभी है, कुछ तो एक्सेप्शनल बनना चाहिए ना। अपनी वोकल चेन, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि एक रैपर को अपने वोकल्स बेटर मिक्स करने आने चाहिए, कि उसके इंजीनियर भी बोले कि यार ये क्या मिक्स कर दिया, मेरे को कुछ सिखा के चले गए ये रैपर, राइट। ऐसा होना चाहिए आपकी वोकल चेन को, हर चीज में बेस्ट और मतलब टॉप टेयर होने चाहिए, राइट, एवरेज नहीं होना चाहिए कभी भी। तो वही है। एक क्वेश्चन है सर। हम्म। जैसे कि अभी जो साउंड्स हम लोग बनाना चाहते हैं, लाइक अभी रेट्रो टाइप के सॉन्ग्स, और रेट्रो। मतलब ओल्ड वाले, लाइक हम्म। उसके उसके लिए भी क्या कंप्रेसर यूज होता है, या फिर उसके लिए तो कोई अलग देखो, प्लेयर रहता है? कंप्रेसर से हेल्प होगी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में याद है ना एक बात बोली थी सैंपल सिलेक्शन के ऊपर। तो वही चीज, जैसे सिंगर की वॉइस अगर अच्छी नहीं है तो कितना कंप्रेसर लगाओ कितना हार्डवेयर लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे आपको रेट्रो चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकली रेट्रो स्टाइल के वो चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो अगर आप डीवा आपने यूज किया होगा शायद, डीवा UHE का, राइट। तो अगर उसको यूज करोगे तो बहुत अच्छा एक वार्म टोन नेचुरल एकदम ओल्ड स्कूल सा वाइब आता है उस पर। अब यहीं पर आप कोई डिजिटल सिंथ यूज कर रहे हो, सीरम, तो वो नहीं साउंड करेगा वैसा ओल्ड, राइट। तो उसके ऊपर कंप्रेसर डालते रहोगे, ये सब करते रहोगे, हाँ अचीव कर लोगे साउंड। मैं ये नहीं कह रहा अचीव नहीं कर पाओगे, देखो कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं, अचीव करना हो जाता है ना। एक डिजिटल साउंड को भी लोग इतना वार्म और इतना कैरेक्टर वाला बना देते हैं ना, सीरम के साउंड को ही, कि सुन के बहुत शॉकिंग लगता है कि इसने इससे कैसे बनाया। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप सीधा एक डीवा जैसा सिंथ यूज करोगे तो काम आसान हो गया, राइट, वो वाली चीज हो गई। बट हाँ, कोशिश करो कि वैसी साउंड यूज करो, तो आपको अचीव करना ज्यादा इजी हो जाएगा जो आपको करना है ना। तो बताओ और कोई क्वेश्चन। ओके लव बाय। और कोई क्वेश्चन किसी के। हार्डवेयर को इन डेप्थ तो वही अभी मैं नहीं कर सकते, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, बट वही अगर किसी को हो इंटरेस्ट तो हार्डवेयर में तो बहुत बहुत चीज़ें हैं अभी सीखने की। हार्डवेयर तो मेरा स्पेशलिटी है, हार्डवेयर के ऊपर। और बाय द वे अगर किसी को मेंटोरशिप में इंटरेस्ट है तो मेंटोरशिप के बारे में भी मैं एक पिच दे देता हूँ, यूजुअली मैं एक बार पूरे सेशन में एक बार बोल ही देता हूँ उसके बारे में भी। तो मेंटोरशिप एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है जो मैंने जब जब मैं खुद लर्न कर रहा था मैंने डिस्कवर किया था, जब मैं एक म्यूजिक एकेडमी विजिट करी थी एक एबल्टन की वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। और उन लोगों ने मेरे को अपना पैम्पलेट वगैरह दिया था कि हमसे कोर्स ले लो, और उनका पैम्पलेट पढ़ा और मैंने देखा, मैंने कहा बेसिक्स ऑफ एबल्टन, म्यूजिक थ्योरी बेसिक्स, ड्रम्स कैसे बनाते हैं, डॉ कैसे यूज करते हैं, मैंने कहा ये सब तो मैं बहुत पहले यूट्यूब से सीख चुका हूँ, राइट, ये फिर से नहीं सीखना। मुझे कुछ ऐसा कोर्स दो कि मैं अपना लैपटॉप लेके जाऊं और आपके जो ऑब्वियसली टीचर्स हैं या हेड है जितने भी, उनके साथ बैठूं, वो मेरे को 1 घंटे का सेशन ले लें और मेरे को एक्सप्लेन कर दे कि मैं क्या गलत करता हूँ। मुझे ये चाहिए, मुझे ये, समझ रहे हो ना, बिगिनर्स लोगों के साथ एक 40 की या 10 लोगों की क्लास में बैठ के नहीं सीखना फिर से एबल्टन कैसे चलाते हैं, वो मैं सीख चुका हूँ, राइट। ऐसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम पे। तो 6 साल हो गए अब इस बात को, 6-7 साल।
ऐसी कोई चीज बनी नहीं अब तक। तो मेरे को ये हमेशा से था कि यार ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए कि मेरे को दोबारा से नहीं सीखना है एबलटन। मतलब कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोग बेसिक लेवल पे हैं तो उनको लेना पड़ता है कोर्स, बट बाकी बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी इतना सब कुछ सीख चुके हैं। वो लोग समझ रहे हो ना, उनको बार बार जहां पर भी जाओगे सब लोग बेसिक्स ही पढ़ाते रहते हैं, हर कोर्स बेसिक्स के ऊपर ही फोकस्ड है। तो मेरे को यही फील हुआ कि यार ऐसा कुछ मेरे को क्रिएट करना है कि कोई पर्सन मेरे साथ एक सेशन बुक करे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए जो भी, और वो आए और अपने गाने सुनाए, मैं उसको एग्जैक्टली वही बताऊं जो वो मिस कर रहा है। और अगर वो मेरे जॉनर का नहीं है, सपोज जैसे वो किसी अलग जॉनर का है और मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं उसको एक ऐसे टीचर के साथ या ऐसे मेंटोर के साथ सेशन लगवाऊं कि उसको वो बेटर गाइड कर सके, राइट। सिर्फ मैं ही लिमिटेड नहीं हूँ, राइट, सिर्फ मेरे तक ही नहीं है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे किसी को हिप हॉप सीखना है, किसी को लाइव साउंड सीखना है, किसी को फिल्म साउंड सीखना है, मेरे पास सबके लोग हैं। तो ये मेंटोरशिप सिंपल है, आप सिंपली एक 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन बुक करते हो। उस सेशन में आपको जो पूछना है आप वो पूछ सकते हो। वन ऑन वन सेशन है, कोई और डिस्टर्ब नहीं करता। जैसे क्लास में तो आपको पता है 10 लोग होंगे, सबके अलग क्वेश्चन हैं। वन ऑन वन सेशन है, आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हो। कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई कोर्स नहीं है कि आज कंप्रेसर पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे, आज वो पढ़ेंगे, राइट, वो सब कुछ नहीं है। जो आपको पूछना है, जहां आप स्टक हो रहे हो वो ही आप पूछ सकते हो। और यही हम इसको एक मंथली बेसिस पे रन कर रहे हैं कि आप मंथ के 1 या 2 सेशन हमारे साथ बुक कर सकते हो, और आप पिक कर सकते हो कि आपको किस मेंटोर से गाइडेंस लेनी है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग मेंटोर्स हैं। तो ये मेरे को वही बहुत टाइम से शुरू करना था, जब से मैंने वहाँ पर, राइट, उस एकेडमी में नोटिस करी थी कि ये एक प्रॉब्लम है जो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को इंडिया में सॉल्व करनी थी, और इसलिए मैंने ये मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया। किसी को भी अगर इंटरेस्ट है तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हम 2000 पर सेशन के चार्ज करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेशन चाहिए तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको 2500 में 2 सेशंस मिलते हैं, और 2000 में 1 सेशन मिलता है। दोनों सेशन 1 आवर 30 मिनट्स के होते हैं, और अब उसमें किसी भी मेंटोर, जो भी आप मेंटोर को बुक कर रहे हैं उसके साथ वन ऑन वन जो पूछना है पूछ सकते हो। और रेकमेंडेड ये रहता है कि आप अपने सेशन प्रिपेयर करके लाओ, और उससे आपका जब से ज़्यादा लाइक बेनिफिट रहता है। अगर आप ऐसे सेशन में आ गए कि आपने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं क्या पूछना है, राइट, तो आपका ही लॉस हो रहा है। बट वही अगर आप क्लेवरली सबको नोट डाउन करके लाते हो और अपने 1 घंटा 30 मिनट में सारे डाउट्स पूछ लेते हो, तो आई, मतलब मैं ये बहुत अकेडमीज में पढ़ाने, बहुत तो नहीं, मतलब 2 अकेडमीज में पढ़ाने के बाद मैंने यही रियलाइज किया कि जिन लोगों को मैंने वन ऑन वन गाइड किया है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ मैंने उनको ही देखी है, उन पे ही देखी है। और जो लोग सेशंस में और ग्रुप्स में इतनी हेल्प ऑनेस्टली नहीं हो पाती। तो ये मेरा वही मेंटरशिप को लेके विजन था, जो मैंने आपको पिच कर दिया। बाकी कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। और बाकी अब हम बताओ, अब हम 30-20 मिनट्स जो भी आप पूछना चाहो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट हो चुका है आज का। और किसी को म्यूजिक सुनाना तो वो भी सुन सकते हैं, जी बीट सर। रिव्यूज। है ना। ठीक है, बीट क्लियर। रिव्यू। एंड और किसी का कोई फीडबैक कैसा लगा आज का सेशन? बढ़िया लगा सर बहुत। बढ़िया लगा। इजी। आपका कैसा चल रहा रोहन अभी? जी सर। कितने महीने हो गए आपको स्टार्ट करे हुए उसमें, कोर्स में? कोर्स में सर 1.5 महीना ही हो गया सर 1.5 महीना कुछ। हो गया? हाँ जी, महीना कुछ 1.5 महीना कुछ हो गया सर, पास में हूँ 1.5 महीने के बना सर। रहे हो बीट्स वगैरह जी सर। बनाते हो? जी सर, कुछ बनाई है सर, सेंड करूँ सर ऐसे ही आपको मेरे को चैट में सर? प्राइवेटली भेज दो, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे मत डालो, है ना, सबके फिर सबको वो होगी। मेरे को भेज दो, और भी किसी को कुछ जी सुनाना है तो सर। उसको भेज दो। और अगर रेंडर्ड पड़ी है तो चलो भेज दो, स्क्रीन शेयर से अच्छा भेज दो। यहीं पे भेज दूँ सर, शेयर कर दूँ या फिर? मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो ना। हाँ। जी सर। मेरे को भेज दो भेजता व्हाट्सएप हूँ पे। सर। ठीक है। और सर बीट रिव्यू के लिए स्क्रीन शेयर करनी है फिर भेज दूं? जैसे मर्जी, अगर स्क्रीन शेयर कर लोगे जल्दी से, मतलब नहीं, इंस्ट्रक्ट एक नहीं करना ओपन नहीं पड़ेगा है। ज्यादा, अगर आपको आता है करना तो कर लो जल्दी आता है, से। आता है सर, आता है। हाँ कर लो। नक्षत्र नहीं है यहाँ पर, कहाँ गया? ये जापान से कौन आया हमारे पास आज? युगा। यो। युगा, आप जापान से हो? यप, ओनिचा। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो गई। अब हम एक सेकंड रुको, सेशन एंड कर लेते हैं, मतलब वो रिकॉर्डिंग एंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं फिर, ठीक है, ये सब फीडबैक वगैरह। ओके, सॉर्टेड। और किसी का कुछ क्वेश्चंस डाउट्स कि इसको लेके, कंप्रेसर को लेके, तो फिर हम सेशन एंड कर लेते हैं। ठीक है, सॉर्टेड।
चलो फिर मैं सेशन एंड कर लेता हूँ एक बार।